और ये रात काम करते करते ही खत्म हो गई और अग्नि की सारी रात बस उसकी चेरी के बारे में सोचने में निकल गई। इस वक्त वो शर्टलेस होकर अपने बेड पर लेटा हुआ था और ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था। अक्षरा के बारे में सोचते सोचते का उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह सुबह के 9 बजे कोर्ट रूम में इस वक्त कायनात जज के सामने खड़ी हुई विहान को बेकसूर साबित करने की पेशी रख रही थी। वहीं अक्षरा आराम से चेयर पर बैठी हुई कभी उसे देखती तो कभी विहान को देखती तो कभी कायनात को। वहीं पीछे बैठा विहान का बाप अनिरुद्ध बजाज गुस्से से अक्षरा को घूर रहा था और अग्नि के साथ साथ लक्ष्य भी कोर्ट रूम में आया हुआ था। वो दोनों जी सबसे पीछे बैठे हुए थे और अपने सिर पर दोनों ने ही कैप पहन रखी थी। लक्ष्य की नजरें तो अक्षरा के साइड में बैठी ईशा पर जा रही थी, वहीं ईशा का भी सारा ध्यान पेशी में था और अग्नि पीछे बैठा हुआ अपनी नजरें बराबर अक्षरा पर बनाए हुए था। वो अक्षरा की वकालत का इंतजार कर रहा था कि अक्षरा कैसे विहान को कल्प्रेट साबित करती है। कायनात बहुत ही कॉन्फिडेंस होकर कहती है, जज साहब मेरे क्लाइंट विहान ने कुछ नहीं किया है, जो भी हरकत की है वो मिस माया ने की है। मिस माया मेरे क्लाइंट को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पैसे हड़पना चाहती थी, मगर जब मेरे क्लाइंट ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया तो उन्होंने उन पर झूठा रेप का इल्जाम लगा दिया। मैं ये साबित करने के लिए मिस माया को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। मेल जज इजाजत है। वहीं बैठी हुई माया जब ये सुनती है तो डर के मारे अपनी मां का हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। माया जब अपनी चेयर से खड़ी नहीं होती है तो अक्षरा पीछे मुड़कर उसे देखती है और अपनी आंखों से सब ठीक होगा का इशारा करती है। तभी उसकी नजरें पीछे बैठे अग्नि की नजरों से टकरा जाती है। अग्नि उसकी आंखों में ज्यादा देर नहीं देख पाता क्योंकि अक्षरा जल्दी से अपनी नजरें घुमा लेती है। वहीं माया उठकर कटघरे में जाती है और जाकर खड़ी हो जाती है। कायनात उसे नीचे से ऊपर देखती है और कहती है, तो मिस माया आपका कहना है कि मिस्टर विहान बजाज ने आपके साथ रेप किया है? माया ये सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। कायनात ये देखकर एक तिरछी स्माइल करती है और टेबल से कुछ फोटोज को जज के सामने रखकर कहती है, जज साहब विहान इनका रेप कर ही नहीं कर सकते क्योंकि उस दिन तो वो क्लब में अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। कहते हुए कुछ फोटोज सबको दिखाने लगती है। वही माया ये सुनकर कहती है, नहीं ये झूठ है, उस दिन विहान क्लब में नहीं होटल में अपने कुछ फ्रेंड के साथ आया था, मैंने खुद ही उन सबको सर्विस दी थी। कायनात लेकिन आप जिस होटल में काम करती है उसमें तो उस रात को कोई फुटेज नहीं है, ना ही उसमें आपकी दी हुई सर्विस की फुटेज आई और ना ही विहान का उस होटल के अंदर जाना भी नहीं आया। माया रोते हुए, ये सब झूठ है, उस दिन विहान होटल रूम में आए थे और जब कई उन्हें सर्विस देने गई थी तो उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और फिर मेरा रे। कहते हुए माया रोने लगती है। कायनात ये देखकर कहती है, मिस माया कोर्ट में आंसू नहीं सबूत चलते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपका रेप हुआ है, तो क्या आप बता सकती है विहान ने सबसे पहले आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट छुआ और कैसे आपका रेप किया? माया ये सुनकर अपनी आंसू भरी आंखों से कायनात को देखने लगती है। वहीं ईशा ये देखकर मन में कहती है, कैसी लड़की है ये, एक लड़की होकर माया से ऐसे सवाल पूछ रही है। माया ये सुनकर कुछ कहती उससे पहले ही अक्षरा अपनी चेयर से खड़ी होती है और कहती है, एक्सक्यूज मी मिस कायनात। कायनात ये सुनकर अक्षरा की तरफ देखती है और एक स्माइल के साथ कहती है, कहिए मिस लॉयर। अक्षरा भी ईशा से कुछ फोटोज लेती है और उसे सबके सामने करते हुए कहती है, आपने बताया नहीं कि आप भी मिस्टर विहान के साथ उनके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। कायनात के साथ साथ अग्नि और लक्ष्य ये सुनकर चौंक जाते हैं और कायनात उन फोटोज को देखती है जिसमें वो विहान के साथ खड़ी होकर वाइन का गिलास लेकर चीयर्स कर रही थी। कायनात ये देखकर कहती है, ये फोटो झूठी है, मैं तो कल ही इंडिया आई हूं, तो मैं विहान के साथ उनके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में कैसे जा सकती हूं? ये झूठ है, इन्हें एडिट किया गया है। अक्षरा एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, राइट मैंने ही इन्हें किया है, अच्छी है ना मेरी एडिटिंग स्किल्स। अक्षरा फोटोज को टेबल पर रखकर जज की तरफ देखकर कहती है, जज साहब जब ये फोटो एडिट की जा सकती है तो जो मिस कायनात ने फोटोज दिखाई है वो भी तो एडिट की हुई हो सकती है। होटल की सारी फुटेज का रिकॉर्ड है, बस उस दिन का ही रिकॉर्ड नहीं है जिस दिन मिस्टर विहान होटल रूम में गए थे। आपको नहीं लगता ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि सोची समझी एक चाल है? वरना मुंबई के नंबर 1 होटल की फुटेज का डिलीट होना कोई मामूली बात तो नहीं है। कायनात, लेकिन उस दिन विहान सच में अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी ने गया हुआ था। जज साहब मैं विहान बजाज के उस फ्रेंड को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। जज इजाजत है। ये सुनकर एक 25 साल का लड़का पीछे रखी चेयर से उठता है और कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है। कायनात, तो मिस्टर विशाल सबको बताइए कि मिस्टर विहान बजाज द 20th of जून को आपके साथ क्लब में थे। विशाल जज की ओर देखकर, येस जज साहब, द 20th of जून को विहान मेरे साथ क्लब में ही था। उस रात इसने बहुत ड्रिंक कर ली थी, इसलिए हमने इसे क्लब के VIP रूम में ही सुला दिया था। अक्षरा, मिस्टर विशाल आपका बर्थडे साल में 2 बार आता है, क्या आपका जन्म 2 बार हुआ था क्या? ये सुनकर सभी अक्षरा की ओर देखने लगते हैं और कुछ हंसने लगते हैं। विशाल, न नहीं, मेरा बर्थडे द 20th of जून को ही है। अक्षरा, आर यू श्योर? विशाल ये सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है।
अक्षरा ये देखकर टेबल से एक पेज उठाती है और उसे जज के सामने करके कहती है, तो फिर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी बर्थडे डेट द 21 अप्रैल क्यों है? सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि आपके कॉलेज डॉक्यूमेंट में और भी दूसरे डॉक्यूमेंट में आपकी बर्थ डेट यही है, तो फिर आप द 20 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? अब आप ये मत कहना कि आपके डॉक्यूमेंट में आपकी बर्थ डेट गलत है। हमने इसकी पूरी जांच करवाई है और यहाँ तक कि आपकी मॉम से भी आपकी बर्थ डेट पूछी है। अब एक माँ तो कभी अपने बच्चे के जन्म के दिन को भुला नहीं सकती। ये सुनकर विशाल के चेहरे पर पसीना आ जाता है। अक्षरा ये देखकर कायनात की ओर देखकर कहती है, मिस कायनात अपने गहवा को रुमाल दीजिए पसीना साफ करने के लिए, कहते हुए उसकी ओर एक आई विंक कर देती है। अक्षरा फिर जज को देखते हुए कहती है, यू ऑनर, अब मैं मिस्टर विहान से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जज इजाजत है। ये सुनकर अब विहान गुस्से से कटघरे में आता है, जिसे देखकर अक्षरा उसके पास जाती है और धीरे से उससे कहती है, सॉरी, झूठ बोलने के लिए मैं कोई वेटर नहीं हूँ बल्कि क्रिमिनल लॉयर हूँ। विहान ये सुनकर गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है। अक्षरा ये देखकर फिर सबके सामने थोड़ी ऊंची आवाज ने विहान से कहती है, मिस्टर विहान, मैंने सुना है कि आप एक प्ले बॉय है, आपको हर रात अपने लिए एक लड़की चाहिए होती है। वो सबसे बड़ी बात, आपको जो लड़की पसंद आ जाती है आप उसे अपने बिस्तर तक लाकर रहते हैं, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से। विहान, मैं कोई प्ले बॉय नहीं हूँ। अक्षरा ये सुनकर फिर से ईशा से कुछ फोटोज लेती है और उन्हें जज का सामने करते हुए कहती है, तो फिर आप इन फोटोज ने अलग अलग लड़कियों के साथ क्यों है? कायनात, ये फोटो भी तो एडिट की हो सकती है। अक्षरा, बैड फॉर यू मिस कायनात, बट ये सच है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इन सारी लड़कियों के बयान ले सकती है। मिस्टर विहान ने सबके साथ ही एक रात बिताई और फिर इन्हें अगले दिन छोड़ दिया। कायनात ये सुनकर कुछ नहीं कहती, वो बस चेयर पर बैठ जाती है। वहीं अक्षरा विहान को देखते हुए, इसके बारे में क्या कहना है आपका मिस्टर विहान? विहान गुस्से से कहता है, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली तुम होती कौन हो? ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। अग्नि जब विहान को अक्षरा से इस तरह से बात करते हुए देखता है तो गुस्से से उसके हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। वहीं अक्षरा ये सुनकर एक स्माइल के साथ कहती है, सही कहा, आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाली मैं कोई नहीं होती, लेकिन आपके प्रोफेशनल फील्ड के बारे में तो मैं इंटरफेयर कर सकती हूँ ना। विहान ये सुनकर कंफ्यूज होकर अक्षरा को देखने लगता है। अक्षरा, पर आप तो कुछ काम ही नहीं करते, आप तो अपने पापा के कमाए हुए पैसों पर ऐश करते हैं, तो मैं आपके प्रोफेशनल काम में भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। वेल, मुझे ये बताइए कि द 20 जून को आप कहाँ थे? आपके फ्रेंड का बर्थडे तो था नहीं उस दिन? विहान अपनी नज़रें इधर उधर करके कहता है, वो उसने, मैंने झूठ कहा था, उस दिन मैं क्लब में नहीं था बल्कि किसी दूसरी लड़की के साथ अपने फार्म हाउस पर था। अक्षरा, और वो दूसरी लड़की कौन है? विहान, मेरी गर्लफ्रेंड। अक्षरा, तो आपकी गर्लफ्रेंड भी है? विहान ये सुनकर हाँ में सिर हिला देता है। अक्षरा ये देखकर जैसे ही कुछ कहने वाली होती है उसी वक्त कोर्ट में टंगी हुई घड़ी बज जाती है, जिसे सुनकर जज कहता है, द कोर्ट इज ओवर, बाकी की हियरिंग कल होगी। ये सुनकर कायनात और अक्षरा दोनों ही जज के सामने अपना सिर झुका लेते हैं और फिर सभी ही बाहर की ओर चले जाते हैं। अक्षरा भी अपना लो कोट निकालकर ईशा को दे देती है और फिर कार की ओर जाने लगती है। उसी वक्त रास्ते में अनिरुद्ध बजाज आ जाता है। अक्षरा ये देखकर रुक जाती है और उनकी ओर देखने लगती है। अनिरुद्ध बजाज, कितने पैसे लोगी ये केस छोड़ने के लिए? अक्षरा ये सुनकर एक स्माइल करती है और कहती है, आपने अपोनेंट को कितने पैसे दिए हैं ये केस लड़ने के लिए? अनिरुद्ध बजाज, उसकी छोड़ो और अपनी कीमत बताओ। अक्षरा मासूम बनकर कहती है, सर, मैं कोई बिकाऊ चीज़ नहीं हूँ जिसे आप खरीद ले, और मैं तो ये सब आपकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। अनिरुद्ध ये सुनकर कहता है, मेरी भलाई के लिए? अक्षरा ये सुनकर धीरे से उससे कहती है, आपको नहीं लगता अब आपको किसी बड़ी कुर्सी पर आना चाहिए अब? अनिरुद्ध ये सुनकर लालच में आ जाता है और कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? अक्षरा, मतलब साफ है सर, अगर आप इस समय अपने बेटे के साथ न देकर सच का साथ देंगे तो सारी जनता आपको पूछेगी कि आपने सच का साथ दिया है। और फिर थोड़े दिन बाद मुख्यमंत्री के इलेक्शन भी शुरू होने वाले हैं। अगर उसमें आपको सीट की टिकट मिल गई तो आपका ही फायदा होगा इसमें, और फिर आपके हाथों में बहुत पावर आ जाएगी। लेकिन सीट की टिकट भी तभी मिल सकती है जब आप सच का साथ देंगे। अनिरुद्ध, लेकिन इन सब में तो मेरे बेटे की भी बदनामी होगी। अक्षरा, क्या सर, आप भी? बदनामी का क्या है, कोई बदनामी को नहीं देखेगा बल्कि आपके दिए हुए साथ को देखेंगे। और बदनामी का क्या है, लोग 4 दिन इसे याद रखेंगे, लेकिन आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद तो सब आपका ही साथ देंगे, उसके बाद तो आप किसी तरफ इस बदनामी को छुपा सकते हैं। अनिरुद्ध ये सुनकर सोचने लगता है। अक्षरा ये देखकर मायूस होकर कहती है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो बस आपके फायदे के लिए सोच रही थी, क्योंकि जनता को आपके जैसे नेता की जरूरत है। अब आगे आपकी मर्जी है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं। कहते हुए अक्षरा उनके साइड से निकलकर चली जाती है और उसके पीछे पीछे ईशा भी चली जाती है। अनिरुद्ध कुछ पल ऐसे ही खड़ा रहता है, वो फिर अपनी कार में बैठकर घर की ओर चला जाता है। अक्षरा उसकी कार को जाते हुए देखती है और ईशा से कहती है, ईशा दी, अच्छा मैनुप्लेट किया ना?
ईशा हाँ मैम बहुत अच्छे से, इतना कि अगर आप अब उससे विहान को मारने के लिए भी कहेगी तो वो भी खुशी खुशी करेगा लालच में आकर। अक्षरा ये सुनकर एक स्माइल करती है, तभी उसके पास अग्नि, कायनात और लक्ष्य आते हैं। कायनात, मिस अक्षरा अच्छी वकालत की आपने। अक्षरा उसे देखकर, अभी आपने ठीक से मेरी वकालत देखी ही कहाँ है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। लक्ष्य अग्नि को जलाने के लिए कहता है, मिस लॉयर साहिबा सच में आप तो स्मार्ट है। अक्षरा मुस्कुराते हुए, थैंक यू सो मच लक्ष्य। लक्ष्य वैसे आप अभी फ्री है? अक्षरा ईशा की ओर देखकर कहती है, हाँ अभी तो हम फ्री ही है, लंच के लिए जाने वाले हैं, आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं? कायनात, नहीं हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं और चौहान साहब शादी की शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। अक्षरा मुस्कुराते हुए, मिस कायनात आपके और आपके चौहान साहब से मैंने पूछा भी नहीं है, मैं लक्ष्य से पूछ रही हूँ। लक्ष्य कुछ कहता उससे पहले ही अग्नि अपनी दमदार आवाज में बोलता है, नहीं लक्ष्य नहीं आ सकता, वो भी हमारे साथ शॉपिंग के लिए जाने वाला है। लक्ष्य सर मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए, वैसे भी मैं आपके और कायनात मैम के साथ जाकर क्या करूंगा, आपको थोड़ा क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए। अग्नि ये सुनकर उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरने लगता है, वही कायनात कहती है, हाँ लक्ष्य तुम आज आधे दिन की छुट्टी ले लो। लक्ष्य ये सुनकर एक स्माइल करता है और अक्षरा की ओर जाकर उसे उसके कंधों से पकड़कर कार से दूसरी साइड बिठाता है और कहता है, मिस लॉयर आप इधर बैठिए, ड्राइव मैं करता हूँ। कहते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और फिर ईशा भी पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और फिर कार स्टार्ट करके वो तीनों चले जाते हैं। वहीं अग्नि उनकी कार को गुस्से से जाता हुआ देखने लगता है, तभी कायनात उसकी बाहों में हाथ डालकर कहती है, चौहान साहब चलिए शॉपिंग के लिए चलते हैं। फिर वो दोनों भी कार में बैठकर मॉल की तरफ चले जाते हैं। अक्षरा, ईशा और लक्ष्य तो तीनों ही लंच करने के लिए चले जाते हैं और अग्नि कायनात शॉपिंग के लिए। लाइफ केयर हॉस्पिटल। अहाना इस वक्त अपने कैबिन से निकलने वाली थी, वो बस अपने डेस्क को अरेंज कर रही थी। थोड़ी ही देर पहले उसे विजय का कॉल आया था। विजय अब उसे लेने के लिए हॉस्पिटल नहीं आने वाला था, बल्कि उसने अहाना को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में बुला लिया था। अहाना भी उससे मिलने के लिए हाँ कर देती है और अब रेस्टोरेंट में जाने के लिए जैसे ही अपने कैबिन से बाहर निकलती है, उसी वक्त एक नर्स उसके सामने हौंकते हुए आती है और कहती है, मैम जल्दी चलिए, एक पेशेंट आपको बुला रहा है। उसके हाथ में एक कट लगा हुआ है और हाथ से बहुत खून बह रहा है। अहाना, सिस्टर मेरी शिफ्ट आज खत्म हो गई है और मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, आप प्लीज़ डॉक्टर साहिल को उनका ट्रीटमेंट करने के लिए कह दीजिए। नज, मैम हमने उन्हें कहा था लेकिन वो जिद पकड़ ली बैठे हैं कि अगर वो ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपसे ही करवाएंगे, वरना वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। अहाना, ठीक है आओ बताइए मुझे वो कौन से रूम नंबर में है। नज, आप आइए मेरे पीछे, वो वीआईपी रूम में है, कहती है और आगे की ओर चलने लगती है और अहाना उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जैसे ही अहाना वार्ड रूम में पहुंचती है तो देखती है कि सामने बेड पर ध्रुव बड़े ही स्टाइल में लेटा हुआ है और उसने अपना एक हाथ साइड में कर रखा है जिससे खून निकल रहा था और खुद वो दूसरे हाथ में सेब पकड़े हुए खा रहा था। ध्रुव जैसे ही अहाना के देखता है वो उठकर बैठ जाता है और कहता है, मिस यूजलेस कम हियर। अहाना उसे देखकर गुस्से से अंदर आती है और कहती है, ये क्या तरीका है, अगर चोट लगी है तो किसी भी डॉक्टर से पट्टी करवा सकते हैं ना, मुझसे ही क्यों करवानी है। ध्रुव उसे अपनी जुनून भारी निगाहों से देखकर कहता है, बाकी डॉक्टर्स तो बस हाथ की चोट पर मलहम लगाएंगे लेकिन तुम तो सीधा दिल पर मलहम लगाओगी। अहाना उसकी बातों को इग्नोर करके स्टूल पर बैठ जाती है और उसके हाथ को पकड़कर कॉटन से खून को साफ करने लगती है। नज ये सब वहां खड़े होकर देख रही थी, तभी ध्रुव उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से देखता है और जाने का इशारा करता है जिससे नज डर जाती है और दबे पांव वहां से भाग जाती है। ध्रुव अहाना की ओर देखकर कहता है, वैसे मिस यूजलेस तुम यूजफुल तो हो। अहाना ये सुनकर ध्रुव से कहती है, ये चोट कैसे लगी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने तेज धार से इसे काटा हो। ध्रुव, हाँ मैंने ही काटा है। ये सुनकर तो अहाना के हाथ रुक जाते हैं और वो हैरानी से ध्रुव की ओर देखे लगती है और कहती है, मतलब। ध्रुव उसे देखता हुआ कहता है, मतलब ये मिस यूजलेस मुझे तुमसे मिलने की तलब हो रही थी और फिर मैं ऐसे तो ही तुमसे नहीं मिल सकता था ना, इसीलिए मैंने खुद को की जख्मी कर लिया और हॉस्पिटल में आ गया तुमसे मिलने के लिए। ये सुनकर तो अहाना के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, फिर वो अपना सिर झटकर जल्दी से ध्रुव की पट्टी कर देती है और कहती है, हो गया अब मैं चलती हूँ। कहते हुए अहाना स्टूल से खड़ी हो जाती है। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है वो झट से अहाना का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है जिससे अहाना उसके सीने पर जाकर गिरती है। ध्रुव उसके चेहरे को देखकर कहता है, हाथ पर तो मलहम लगा दिया है, अब दिल पर भी मलहम लगा दो। अहाना उसकी आंखों में देखकर कहती है, दिल पर कैसे मलहम लगाऊं। ध्रुव उसके होठों को देखकर एक स्माइल करता है और झट से उसके होठ पर अपने होठ रख देता है जिससे अहाना के दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो जाती है और वो ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव अपने हाथ से सेब को साइड में रख देता है और अहाना की आंखों पर अपना एक हाथ रख देता है जिससे अहाना की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है और फिर ध्रुव अहाना को लेकर बेड पर लेट जाता है और बहुत बहुत ही पैशनेट होकर उसे किस करने लगता है।
वो कभी उसके अप्पर लिप को सक करता तो कभी लोअर लिप को, और कभी उसके मुंह में अपनी जीभ डालकर उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लग जाता है, और कभी उसकी जीभ से अपनी जीभ उलझा देता है। अहाना को भी पता नहीं चलता कि कब वो मदहोश होकर ध्रुव की किस में उसका साथ देने लगती है। ध्रुव जब ये देखता है तो वो थोड़ा वाइल्ड होकर अहाना को किस करने लग जाता है। तकरीबन 25 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों एक दूसरे को मदहोश भरी नज़रों से लंबी लंबी सांसें लेते हुए देखने लगते हैं। तभी अहाना का फ़ोन रिंग होता है जो साइड टेबल पर ही रखा था। अहाना ये देखकर फ़ोन की तरफ देखती है तो डिस्प्ले पर विजय का नाम शो हो रहा था। ये देखकर अहाना जल्दी से ध्रुव के ऊपर से उठती है और जैसे ही फ़ोन लेने वाली होती है उससे पहले ही ध्रुव उसका फ़ोन उठा लेता है और कॉल पिक करके कहता है, मिस्टर विजय, मिस अहाना आज रेस्टोरेंट नहीं आ सकती आपसे मिलने, क्योंकि अभी वो अपनी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी ने बिजी है और उसके बाद उनकी 4 से 5 सर्जरी भी है, तो आप अकेले ही खाना खाकर निकल जाइए। कहकर दूसरी साइड से ध्रुव बिना कुछ सुने फ़ोन काट देता है। वहीं विजय अपने फ़ोन को गुस्से से घूरने कहता है और फिर कुछ सोचकर एक तिरछी स्माइल करके कहता है, अच्छा है नहीं आई है, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से रोमांस करूंगा। इधर अहाना गुस्से से अब ध्रुव को घूरने लगती है और कहती है, ये क्या किया आपने। ध्रुव बेड से उठकर अपना कोट ठीक करता है और कहता है, तुमने क्या देखा और सुना नहीं है कि क्या किया है मैंने, अब तुम जल्दी से उठी, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। अहाना, मैं आपके साथ शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी। ध्रुव, मैं पूछ नहीं रहा हूँ मिस यूजलेस, तुम्हें बता रहा हूँ, जल्दी चलो बाहर। कार में अक्षी मेरे असिस्टेंट विक्रांत के साथ बैठी है, वो भी हमारे साथ चल रही है, कान से हमारा इंतजार कर रही होगी, चलो। अहाना चौंकते हुए, अक्षी आपके साथ क्यों है। ध्रुव उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और बाहर जाने लगता है। अहाना उसे देखकर जल्दी से उसके पीछे पीछे जाने लगती है। ध्रुव जाकर सीधा अपनी कार का बैक डोर खोलता है और अहाना के आने का वेट करने लगता है। जैसे ही अहाना आती है ध्रुव एक स्माइल के साथ कहता है, मिस यूजलेस, एंजॉय प्रिंसेस ट्रीटमेंट। अहाना ये देखकर गुस्से से ध्रुव को घूरती है और फिर जल्दी से कार में बैठ जाती है। उसके बैठते ही ध्रुव भी बैठ जाता है। कार में बैठते ही आगे बैठी अक्षी अब अहाना की गोद में आ जाती है और विक्रांत उन्हें एक नज़र देखता है और ध्रुव को देखकर एक स्माइल करता है और फिर पार्टीशन ऑन करके कार स्टार्ट कर देता है। पीछे बैठी अक्षी अहाना और ध्रुव को घूरते हुए कहती है, आप दोनों ने इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में। ध्रुव एक शरारत भरी स्माइल से कहता है, वो आपकी मम मेरे दिल की चोट पर मलहम लगा रही थी इसीलिए टाइम लग गया। अहाना तो ये सुनकर ब्लश करने लग जाती है। वहीं हमारी अक्षी को तो उसकी माची ने बहुत स्मार्ट बना रखा है। वो ध्रुव को देखकर कहती है, ओ अच्छा ऐसा है क्या, फिर आपके होठ पर ये मेरी मम की लिपस्टिक कैसे लग गई, क्या मम ने आपको दवाई खिलाने की जगह अपनी लिपस्टिक खिला दी है। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है वो अपना फ़ोन निकालकर फ्रंट कैमरा ऑन करता है और खुद को देखने लगता है। वहीं अहाना भी अब ध्रुव के होठ को देखने लगती है जहां पर इस वक्त अहाना की लिपस्टिक लगी हुई थी। ये देखकर अहाना हंसने लगती है। ध्रुव जब उसे हंसता हुआ देखता है तो वो जल्दी से अपना रुमाल निकालता है और अपने होठों पर लगी लिपस्टिक को साफ करने लगता है और फिर लिपस्टिक साफ करके अक्षी को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है, प्रिंसेस तुम क्या लेने वाली हो मॉल से। अक्षी, बहुत कुछ, खिलौने भी, कपड़े भी, और मॉल में जो पसंद आएगा वही ही। ध्रुव, तो मैं सारा मॉल अपनी प्रिंसेस के नाम ही करवा दूंगा, फिर वहाँ की सारी चीज़ें तुम्हारी ही होगी। अक्षी, नहीं, मुझे मॉल नहीं अपने नाम करवाना है, मुझे तो बस अपनी मनपसंद चीज़ लेनी है। ध्रुव, तो मैं आपको सब दिला दूंगा। अहाना, मेरी बेटी को ज़्यादा बहलाइए मत, मैं हूँ उसे सब कुछ दिलाने के लिए जो उसे पसंद है। ध्रुव, प्रिंसेस को तो मैं भी पसंद हूँ, तो क्या तुम मुझे ले जाओगी। अहाना ये सुनकर कुछ नहीं कहती, वो बस अपना फेस दूसरी ओर करके ध्रुव और अक्षी की बातें सुनने लग जाती है। ध्रुव और अक्षी एक दूसरे से पूरे रास्ते बात करते हैं। ध्रुव तो अक्षी को अपनी खुद की सगी बेटी की तरह ट्रीट कर रहा था। वहीं अहाना ये सब देखकर और सुनकर खुद से कहती है, सिर्फ दिखने में ही खड़ूस है ये, बाकी दिल के तो बहुत अच्छे हैं, कितने प्यार से अक्षी से बात कर रहे हैं, एक पल के लिए भी इस पर आई नहीं समझा, कहीं मैं विजय से शादी करके कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। कहते हुए अहाना ध्रुव और अक्षी की तरफ देखती है जो अब खिलखिलाकर हंस रहे थे। थोड़ी जी देर बाद वो सभी इन्फिनिटी मॉल पहुंच जाते हैं जहां पर अक्षी पहले अपने लिए खिलौने और कपड़े लेती है, उसके बाद ध्रुव और अक्षी अहाना के लिए कपड़े चूज करने लग जाते हैं। ध्रुव अहाना के लिए कपड़े देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने टंगे हुए एक ब्राइडल लहंगे और जाती है। ध्रुव जैसे ही उसे देखता है वो अहाना को इस लहंगे ने इमेजिन करने लग जाता है और फिर सेल्स गर्ल से उसे पैक करवाने के लिए कह देता है। वहीं अब अहाना भी खुद के लिए और अक्षरा के लिए कपड़े देखने लगती है और उनमें से कुछ पसंद भी कर लेती है। तभी ध्रुव उसके पास आता है और कहता है, मिस यूजलेस, अब मैंने तुम्हारे लिए कपड़े सिलेक्ट किए हैं, अब तुम भी मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प करो। अहाना, क्या हेल्प करूं, आपको पहनना आपको बस दो ही कलर का बिजनेस सूट है, एक ब्लैक का और दूसरा ब्लू का, तो यही ले लीजिए आप। ध्रुव, मिस यूजलेस, मैं रोज अलग अलग ही ब्रांड के बिजनेस सूट पहनता हूं, बस फर्क इतना है कि मुझे दो ही कलर के बिजनेस सूट अच्छे लगते हैं, ब्लैक और ब्लू के।
अहाना मुंह बनाते हुए कहती है, कभी कभी दूसरे कलर के भी ट्राई कर लिया कीजिए, वरना सबको ये लगेगा कि इतने बड़े बिजनेसमैन होकर बस दो ही सूट है आपके पास जिन्हें आप एक को धोकर एक पहनकर रखते हैं। ध्रुव, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट करो। अहाना ये सुनकर मेन सेक्शन की ओर चली जाती है और ध्रुव अक्षी को लेकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। अहाना वहां जाकर ध्रुव के लिए बहुत ही अच्छे लाइट कलर ने कुछ शर्ट लेती है और 4-5 कलर में बिजनेस सूट लेती है। वहीं ध्रुव तो बस अक्षी को अपनी गोद ने लिए अहाना के पीछे चल रहा था। इस वक्त अगर कोई उन तीनों को देख लेता तो यही कहता कि ये बहुत अच्छी फैमिली है। थोड़ी ही देर में उन तीनों की शॉपिंग हो जाती है। ध्रुव काउंटर पे जैसे ही पे करने वाला होता है, अहाना आगे आकर अपना कार्ड काउंटर पर खड़ी गर्ल को देती है। ध्रुव ये देखकर अहाना से कहता है, तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ। अहाना, हाँ तो मैंने आपको पेमेंट करने से कब रोका है, कीजिए आप अपनी शॉपिंग की पेमेंट, मैं अपने और अक्षी के कपड़ों की पेमेंट कर रही हूँ बस। ध्रुव ये सुनकर मुंह फाड़े अहाना को देखने लगता है और फिर अपना कार्ड देकर अपने कपड़ों की पेमेंट कर देता है और कहता है, सारे पैकेट को घर पर डिलीवर करवा देना। और फिर अक्षी, अहाना और ध्रुव मॉल से बाहर निकलकर कार में बैठकर निकल जाते हैं। रात का समय, चौहान मैंशन, रात के 10 बज चुके थे। बाकी सब सो चुके थे, बस अग्नि इस वक्त हॉल में बैठा था और एकटक दरवाजे की ओर देख रहा था और खुद से गुस्से में कहता है, ये लक्ष्य क्या पूरे साल का ही कोटा खाने गया है। दोपहर से कॉल कर रहा हूं, ना ही फोन उठा रहा है और ना ही अब तक घर आया है। पता नहीं चेरी के साथ कहां कहां घूम रहा होगा। अग्नि का इतना भर कहना था कि तभी लक्ष्य दरवाजे से अपने फोन में देखता हुआ आता है और उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ही बड़ी स्माइल थी। अग्नि जैसे ही उसे देखता है वो कहता है, कहां से आ रहे हो इतनी रात को तुम। लक्ष्य जो अपने फोन में खोया हुआ था वो जैसे ही अग्नि की आवाज सुनता है डर जाता है और उसके हाथों से उसका फोन नीचे गिरते गिरते बचता है और फिर वो अग्नि के पास आकर कहता है, वो मैं तो मिस लॉय और उनकी असिस्टेंट के साथ घूमकर आया हूँ, कितने अच्छे अच्छे प्लेस लेकर गई थी वो मुझे तो खुद नहीं पता था कि मुंबई में इतनी अच्छी अच्छी जगह है और अब तो मैं और मिस लॉय बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। अब तो मिस लॉय मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी जगह घुमाएगी। अग्नि गुस्से से उसे कहता है, ऐसा कौन सी जगह घुमाया है मिस लॉय ने जो उसके इतने गुणगान कर रहे ही, बाय द वे तुम्हारी 1 महीने की सैलरी कट। लक्ष्य जैसे ही ये सुनता है उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और कहता है, क्यों सर? अग्नि, क्योंकि तुम आज आधी छुट्टी लेकर गए थे, वो भी बिना मुझसे पूछे। लक्ष्य, झूठे कहीं के ये क्यों नहीं कहते कि मैं मिस लॉय के साथ लंच करने गया था, इसीलिए तो मेरी सैलरी कट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अपनी सैलरी ध्रुव सर से ले लूंगा, अभी के लिए तो आपको जलाना मेरा काम है। कहते हुए लक्ष्य अग्नि से कहता है, कोई बात नहीं सर, वैसे आप जगह देखना चाहते थे ना, ये लीजिए देख लीजिए, मैंने मिस लॉय के साथ बहुत पिक क्लिक की है। कहते ही लक्ष्य अग्नि की ओर अपना फोन बढ़ा देता है। अग्नि ये देखकर जल्दी से उसका फोन लेता है और गैलरी खोलकर अक्षरा और लक्ष्य की फोटोज देखने लगता है जिसमें अक्षरा और लक्ष्य एक दूसरे के करीब खड़े थे। ये देखकर तो अग्नि की गुस्से से नशे तन जाती है, जिसे देखकर लक्ष्य एक तिरछी स्माइल करने लगता है। अग्नि फोटोज को देखकर गुस्से में जैसे ही लक्ष्य का फोन पटकने वाला होता है, लक्ष्य उसके इस स्टेप को समझकर जल्दी से कहता है, फोन मत तोड़ना सर, मिस लॉय का नंबर है इसमें और मुझे तो नंबर याद भी नहीं। अग्नि जैसे ही ये सुनता है उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं और वो लक्ष्य को घूरने लगता है। लक्ष्य अग्नि के फोन नहीं गिराने से एक राहत की सांस लेता है और फिर एक स्माइल के साथ अपना फोन अग्नि के हाथ से ले लेता है। अग्नि ये देखकर उससे कहता है, नंबर क्या है? लक्ष्य इनोसेंट बनकर, आपके पास तो मेरा नंबर है सर, फिर आप मेरा नंबर क्यों पूछ रहे हैं? अग्नि गुस्से से, तुम्हारा नहीं उसका जिसका अभी तुमने नाम लिया है। लक्ष्य सोचने का नाटक करते हुए, पर मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया है। अग्नि उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरता हुआ कहता है, चेरी का नंबर दो मुझे। लक्ष्य चौंकते हुए, क्या फ्रूट्स के पास भी फ़ोन नंबर होते हैं? मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, सॉरी सर, लेकिन मेरे पास चेरी का नंबर नहीं है, आप क्यों ना चेरी से ही उसका नंबर मांग ले। अग्नि गुस्से से अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करके कहता है, लक्ष्य मुझे मिस लॉय का नंबर चाहिए। लक्ष्य, ओ तो ऐसा कहिए ना सर, सॉरी मैं नहीं दे सकता। अग्नि, क्यों? लक्ष्य, बिना किसी से पूछे उनका नंबर किसी अनजान को नहीं देना चाहिए। अग्नि, मैं उसके लिए अनजान नहीं हूँ। लक्ष्य, हाँ तो आप उनके अपने भी नहीं है। अग्नि जैसे ही ये सुनता है वो चुप हो जाता है। वही लक्ष्य उसे देखकर जल्दी से कहता है, गुड नाइट सर, हैव ए स्वीट स्लीप। कहते हुए लक्ष्य वहां से ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। अग्नि भी ये देखकर अपने रूम में चला जाता है और ठंडे पानी से शॉवर लेकर सो जाता है। नेक्स्ट डे, आज अक्षरा और कायनात दोनों के ही बीच टक्कर का मुकाबला होने वाला था। अक्षरा आज विहान को सबके सामने दोषी साबित करने वाली थी, लेकिन अभी तक वो कोर्ट में नहीं पहुंची थी। बाकी सब कोर्ट रूम में पहुंच गए थे। अग्नि भी बैठा हुआ अक्षरा के आने का वेट कर रहा था। वो अपने साइड में बैठे लक्ष्य से कहता है, जाकर बाहर देखकर आओ और चेरी की असिस्टेंट से पूछो कि वो अब तक क्यों नहीं आई है।
लक्ष्य ये सुनकर जैसे ही बाहर जाता है देखता है कि ईशा साइड में खखड़ी हुई अपना फ़ोन देख रही थी। लक्ष्य उसके पास जाता है और कहता है, ईशा मिस लॉयर कहाँ है? जज बस आने ही वाला है और हियरिंग का टाइम भी अब शुरू होने वाला है। ईशा घबराती हुई, पता नहीं अक्षरा मैम कहाँ है, कब से उन्हीं का कॉल ट्राई कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि आज मैं कोर्ट चली जाऊँ और वो विहान के खिलाफ सबूत लेकर सीधा कोर्ट में ही आ जाएगी, मगर अभी तक आई नहीं है। लक्ष्य उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम फिक्र मत करो, वो जल्दी ही आ जाएगी। ईशा ये सुनकर अपनी नाम आंखों से उसे देखती है और कहती है, आई होप सो। लक्ष्य जब उसकी आंखों ने नमी देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो जैसे ही कुछ कहने वाला होता है उसी वक्त उसे सीढ़ियों से अक्षरा आती हुई दिखाई देती है। लक्ष्य मिस लॉयर आ गई। ईशा जैसे ही ये सुनती है वो लक्ष्य की नज़रों का पीछा करने लगती है, जिससे उसे अक्षरा सामने से आती हुई दिखाई देती है। अक्षरा के हाथ में इस वक्त एक कॉटन कैंडी थी। अक्षरा उन दोनों के पास आकर कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर क्यों नहीं गए अब तक? ईशा, मैं तो आपके आने का इंतजार कर रही थी और आपका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। अक्षरा, हाँ मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। तभी लक्ष्य, आपके माथे पर ये चोट कैसे लगी? ईशा भी ये सुनकर अक्षरा के माथे पर देखती है जहां इस वक्त बैंडेज लगी हुई थी। अक्षरा ये सुनकर एक स्माइल के साथ कहती है, कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, किसी की अकल ठिकाने लगाते वक्त लग गई। ईशा तो ये सुनकर अक्षर की बात समझ जाती है कि क्या हुआ होगा, लेकिन लक्ष्य उन्हें कंफ्यूज भरी नज़रों से देखने लगता है। अक्षरा उसके हाथ में कॉटन कैंडी देकर कहती है, ज़्यादा मत सोचो और जल्दी अंदर चलो। कहते हुए अक्षरा और ईशा तो अंदर चले जाते हैं, उनके पीछे पीछे लक्ष्य भी चला जाता है। अक्षरा और ईशा अंदर जाकर सीधा अपनी चेयर पर बैठ जाती है। वहीं विहान जैसे ही अक्षरा को देखता है वो शॉक हो जाता है और अक्षरा एक तिरछी स्माइल के साथ उसे देखकर उसकी तरफ आई विंक कर देती है, जिसे देखकर विहान बस गुस्से से अपने दांत भींच लेता है। वहीं अग्नि के बगल में लक्ष्य बैठकर कॉटन कैंडी को देख रहा था। अग्नि उसे देखकर उस रात को याद आ जाती है जब अक्षरा ने उसके सामने 4 से 5 कॉटन कैंडी खरीदी थी। अग्नि, लक्ष्य से किसने दी ये तुम्हें? लक्ष्य अक्षरा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मिस लॉयर ने। अग्नि जब ये सुनता है तो वो झट से लक्ष्य के हाथ से कॉटन कैंडी छीन लेता है और एक भी बार में उसे एकता सा करके खा जाता है और डंडी को वहीं साइड में फेंक देता है। लक्ष्य बस उसके मुंह की तरफ देखता रहता है। अग्नि सामने की ओर देखकर कहता है, मेरी तरफ मत देखो, सामने देखी, जज आ गया है। लक्ष्य ये सुनकर सामने देखता है तो जज अपनी हेड कुर्सी पर बैठा था और कहता है, कार्रवाई शुरू की जाए। कायनात खड़ी होकर कुछ बोलती उससे पहले अक्षरा खड़ी होकर बोलती है, जज साहब, मेरे पास मिस्टर विहान के खिलाफ एक गवाह है जो ये बात साफ साफ जानता है कि विहान एक रेपिस्ट है। जज, उन्हें बुलाइए। अक्षरा ये सुनकर विहान के डैड अनिरुद्ध बजाज को बुलाती है। वो कटघरे में आकर विहान के सामने खड़े हो जाते हैं। विहान अपने डैड को देखकर हैरान हो जाता है। अक्षरा अनिरुद्ध से कहती है, तो सर क्या आप हमें बता सकते हैं आपका बेटा किस तरह का इंसान है? अनिरुद्ध जज की तरफ देखकर बड़ी ही मायूसी से कहता है, जज साहब, ये कहते हुए मुझे बहुत खेद है कि मैंने विहान जैसी औलाद को पाला पोसा है। दरअसल ये बात सच है कि विहान एक रेपिस्ट है और उसने सिर्फ माया का ही नहीं बल्कि और भी कई लड़कियों के साथ ये दुष्कर्म किए हैं। विहान गुस्से से उन्हें देखकर कहता है, डैड ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपका खून हूँ, आप मेरे खिलाफ गवाही कैसे दे सकते हैं? जज, साइलेंस प्लीज। विहान ये सुनकर चुप हो जाता है। अनिरुद्ध कहता है, जज साहब, द 20th of जून को जब मैंने अपने बेटे को कॉल किया था तो उसने मुझसे खुद कहा था कि वो होटल रूम में है और वो आज रात वहीं रहने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रात में ये कांड करने वाला है। जज, जब आपको पहले ही आपके बेटे के बारे में सब पता था तो आपने पहली हियरिंग में ये सब कुछ क्यों नहीं कहा? अनिरुद्ध बजाज, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने बेटे के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता और उसे मैं बचा लूंगा, लेकिन सच किससे छुपा है, कभी न कभी तो ये सच सामने आना ही था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे की वजह से एक मासूम निर्दोष लड़की भरी कोर्ट में अपमान सहे, इसीलिए मुझे ये सच आज कहना था। अक्षरा एक पेनड्राइव जज को देते हुए कहती है, जज साहब, इसमें वो सारे प्रूफ है जिनसे ये पता चलता है कि विहान उस रात होटल ने गया था और सुबह वो होटल रूम से बाहर भी आया था। हमने उस सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करवा लिया है, आप इसमें देख सकते हैं। और रही बात इनकी गर्लफ्रेंड की, तो इन जैसे अयाश की क्या ही गर्लफ्रेंड होगी, मैंने इसके बारे में भी पता किया है। वो कोई नहीं बल्कि इनकी एक फ्रेंड है जिसे इन्होंने पैसे देकर अपनी 4 दिन की गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने के लिए कहा था, ताकि ये दिखा सके कि उस रात ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस होटल रूम में थे, मगर ऐसा कुछ नहीं था। और अब तो उनके डैड ने भी गवाही दे दी है, बाकी प्रूफ इस पेनड्राइव में है, आप देख सकते हैं। जज ये सुनने के बाद एक कर्ता को पेनड्राइव दिखाने के लिए कहता और उसमें सारे प्रूफ देखने लगता है, जिसके बाद ये साबित हो जाता है कि विहान झूठ बोल रहा है। जज विहान को उम्र कैद की सजा सुनाती है और साथ में उसके डैड को माया के परिवार वालों का खर्चा उठाने के लिए कहती है। सभी ही फिर कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। विहान को पुलिस वाले पकड़कर बाहर ले जाती है। विहान इन सब से गुस्से में बौखला जाता है और जाते हुए अक्षरा से कहता है, ये अच्छा नहीं किया तुमने, इसकी भरी कीमत चुकानी पड़ेगी।
अक्षरा मासूम सा फेस बनाकर उससे कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, सब तुम्हें बाप का किया धरा है। सच कहूं तो ये केस उन्होंने ही मुझे लेने को कहा था, इसके लिए तुम्हारे पापा ने मुझे रिश्वत भी देनी चाहिए पर मैंने वो लेने से मना कर दिया था। विहान, झूठ बोल रही हो तुम। अक्षरा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे पापा अब मुख्यमंत्री की सीट के लिए खड़े होने वाले हैं और उसके लिए उन्हें चाहिए जनता का साथ, तो तुम्हारे खिलाफ गवाही देकर अब उन्हें वो साथ मिल चुका है। कहते हुए अक्षरा अपनी नज़रों से दूसरी ओर इशारा करती है, जिससे विहान भी उस ओर देखता है और पाता है कि वहां मीडिया वाले खड़े हुए उसके डैड का इंटरव्यू ले रहे हैं और कुछ लोग उसके डैड के नाम के नारे लगा रहे हैं। अक्षरा सामने देखकर विहान से कहती है, देखा कितने पॉपुलर हो गए हैं तुम्हारे डैड, खुद के फायदे के लिए उन्होंने तुम्हारा यूज़ किया है, अब क्या ही कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में कौन अपना और पराया देखता है। विहान के मन में अब अपने डैड के लिए नफरत पैदा हो जाती है और फिर पुलिस वाले उसे लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अक्षरा कायनात के पास आकर कहती है, तो कैसा लगा आपको, हारने का अफसोस हुआ क्या। कायनात एक स्माइल के साथ, बिल्कुल भी नहीं अक्षरा, अब लाइफ में हार जीत तो चलती है रहती है, मैं अपना पहला केस हारी हूँ, जरूरी थोड़ी ना कि आगे सारे केस ही हारूं, बाय द वे मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अक्षरा, ये तो मेरे लिए बहुत फक्र की बात है कि आपने मुझे देखकर कुछ सीखा है। कायनात, बाय द वे आज रात मेरी और अग्नि की एंगेजमेंट है, आप अपने पूरे परिवार के साथ जरूर आना। अक्षरा एक स्माइल के साथ, ऑफकोर्स, मेरे बिना आपकी एंगेजमेंट कैसे हो सकती है। कायनात ये सुनकर कंफ्यूज होकर कहती है, जी मतलब। अक्षरा अग्नि को देखती है जो इस वक्त कार के अंदर बैठा हुआ उसे ही देख रहा था, फिर अक्षरा कायनात से कहती है, मतलब आपको टाइम आने पर पता चला जाएगा। कहते हुए अक्षरा ईशा के साथ वहां से चली जाती है। अग्नि और कायनात भी घर चले जाते हैं। इधर अहाना की भी आज ही सगाई थी। विजय और उसकी फैमिली वाले 1 घंटे ने आकर सगाई करके चले गए थे, लेकिन विजय जो रिंग लेकर आया था वो अहाना की रिंग फिंगर ने फिट ही नहीं हुई थी, जिससे विजय ने दूसरी फिंगर में रिंग डाल दी थी। कायदे से विजय और अहाना की प्रॉपर सगाई नहीं हुई थी। बुआ जी भी जल्दी से ये सब करवाकर किसी काम से बाहर चली जाती है। वही अक्षरा अक्षी अहाना की ध्रुव के घर चलने के लिए मनाते हैं और अहाना तैयार भी हो जाती है जाने के लिए। अक्षरा और अक्षी ये सुनकर एक स्माइल करते हैं और फिर तीनों ही तैयार होने चले जाते हैं। रात के 7 बजे चौहान मैंशन बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स के साथ साथ माफिया गैंग के मेंबर भी आ रहे थे। अग्नि और ध्रुव इस वक्त उन्हीं के साथ खड़े हुए बात कर रहे थे। अग्नि ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था, वहीं ध्रुव ने अहाना की पसंद का मेहरून कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। दोनों इस वक्त पूरी भीड़ से अलग ही लग रहे थे। कायनात अभी अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ स्टेज पर सोफे पर बैठी हुई थी। इस वक्त उसने व्हाइट कलर का फ्लोरल प्रिंट गाउन पहन रखा था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। तभी हॉल में सन्नाटा सा छा जाता है। अग्नि के पास जो लड़के खड़े थे उनमें से एक सामने एंट्रेंस पर देखकर कहता है, उफ क्या कयामत है ये। अग्नि और ध्रुव जब ये सुनते हैं तो दोनों ही एंट्रेंस की ओर देखने लगते हैं और जैसे ही वो वहां देखते हैं दोनों की ही नजरें वहीं जम जाती है, साथ ही बाकी लोग भी वहीं देखने लगती है। एंट्रेंस से अक्षी, अहाना और अक्षरा तीनों साथ में आ रही थी। अक्षी इस वक्त बीच में चल रही थी और अहाना और अक्षरा उसके साइड में थी। अक्षी ने इस वक्त रेड कलर की बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक पहन रखी थी और पैरों में छोटे छोटे सैंडल और बालों में एक बटरफ्लाई हेयरबैंड लगा रखा था। वहीं अहाना ने ब्लैक कलर की बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी थी और चेहरे पर हल्का मेकअप किया हुआ था और एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी थी और बालों को खुला छोड़ रखा था। ध्रुव बस एकटक उसकी ओर देख रहा था, उसकी धड़कनें एकदम से तेज होने लगी थी। वहीं अक्षरा ने आज कैजुअल कपड़ों की जगह रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी और बालों का जुड़ा बना रखा था जिससे उसकी खुली पीठ पीछे से दिखाई दे रही थी क्योंकि उसका ब्लाउज पीछे से बैकलेस था और पैरों में उसने हील्स पहन रखी थी। अग्नि तो अक्षरा को देखकर अपनी जगह पर ही फ्रिज हो गया था। अक्षरा को देखकर उसे अपने मन में हलचल महसूस होने लगती है। तभी उसके साथ खड़े लड़के की आवाज से वो होश में आता है जो कह रहा था, अग्नि ये रेड चिल्ली कौन है यार, उससे मेरी बात करवा दे, क्या कयामत लग रही है ये। अग्नि जब ये सुनता है और देखता है कि अक्षरा का ब्लाउज बैकलेस है तो गुस्से में उसकी पकड़ अपने हाथ में पकड़े हुए वाइन गिलास कस जाती है और वो गुस्से से अपने फ्रेंड विनायक को घूरने लगता है। वही अक्षरा सीधा ही कायनात के पास चली जाती है और उसकी गोद में गिफ्ट रखकर कहती है, क्या हम लेट हो गए। कायनात के स्माइल के साथ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ध्रुव भाई तो आप सबका ही इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आपके आने के बाद ही सगाई होगी। अक्षरा कायनात से बात करने लग जाती है। वो अपनी नज़रें उठाकर एक नज़र अग्नि को भी नहीं देखती। वहीं अहाना और ध्रुव के बीच तो आई कांटेक्ट हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद अग्नि और कायनात दोनों ही स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। वहीं अक्षरा दूर काउंटर के पास खड़ी हुई उन दोनों को देख रही थी और अहाना और अक्षी वही स्टेज के थोड़ी पास ही खड़े थे, उन्हें साइड में ध्रुव खड़ा था। विनायक जब अक्षरा को अकेले खड़ा देखता तो वो उसकी ओर अपने कदम बढ़ा देता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। वही अग्नि की नज़रें अक्षरा को ही ढूंढ रही थी, लेकिन अक्षरा सबसे पीछे खड़ी थी जिस वजह से उसे बस उसकी थोड़ी ही झलक दिखाई दे रही थी।
वहीं ध्रुव उन दोनों को देखकर कहता है अब जल्दी से एक दूसरे को रिंग पहनाओ, पूरी रात ऐसे ही एक दूसरे के साथ खड़ा नहीं रहना है, सबको अपने घर भी जाना है। फिर अहाना ये सुनकर खुद से बड़बड़ाती है, जब सबको इतनी जल्दी ही घर भेजने के है तो बुलाया ही क्यों था। ध्रुव उसके साइड में खड़ा था, उसने अहाना का बड़बड़ाना सुन लिया था। ये सुनकर वो एक तिरछी स्माइल करता है और अहाना के पास जाकर उसके कान में धीरे से कहता है, मैं तो बाकी सबको उनके घर भेजना चाहता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं, तुम चाहे तो पूरी जिंदगी इस घर में रह सकती हो अक्षी के साथ। अहाना ये सुनकर अपनी आंखें गोल घुमाने लगती है और कहती है, मुझे आपके इस घर में पूरी जिंदगी रहने की कोई इच्छा नहीं है। ध्रुव ये सुनकर मन में कहता है, बट अफसोस मिस यूजलेस, तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, तुम्हें तो इसी घर में आना है। उस कमीने विजय की खरीदी हुई अंगूठी को चेंज किया था ताकि वो तुम्हारी उंगली में फिट ना आए और मेरा प्लान काम कर गया। अब मैं तुम्हारी रिंग फिंगर में अपनी खरीदी हुई अंगूठी पहनाऊंगा। कहते हुए ध्रुव अहाना के उस हाथ को देखने लगता है जिसमें विजय ने अहाना को रिंग पहनाई थी। कायनात बड़े ही प्यार से कहती है, चौहान साहब जल्दी से रिंग पहनाइए ना, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। अग्नि अपने हाथों में रिंग लेता है और कायनात का हाथ अपने हाथों में थाम लेता है और जैसे ही रिंग पहनाने के लिए अपना हाथ आगे करता है उसके दिल को धड़कन एकदम से बाज जाती है। उसका दिल उसे ये करने की सलाह नहीं दे रहा था मगर दिमाग कह रहा था कि कायनात को रिंग पहना दो। अग्नि एक बार फिर से चारों तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखता है और अब की बार उसे अक्षरा काउंटर पर खड़ी हुई विनायक से साथ दिखती है। अक्षरा भी उसकी ओर ही एक स्माइल करते हुए देख रही थी। अग्नि जब ये देखता है तो अक्षरा को देखकर एक तिरछी स्माइल करता है और अपनी आई विंक करता हुआ कायनात की फिंगर ने रिंग डाल देता है। ये होते ही पूरा हॉल क्लैपिंग की आवाज़ से गूंज उठता है। फिर कायनात भी अग्नि को रिंग पहना देती है और इसी के साथ आज उन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। अग्नि अपनी रिंग को देखता हुआ अक्षरा की तरफ देखता है और दूर से ही उसके सामने अपना हाथ करके अपनी रिंग फिंगर दिखाने लगता है। वहीं अक्षरा ये देखकर उसे पूरी तरह इग्नोर करती है और अपने फ़ोन में कुछ देखने लगती है। तभी उसके पास खड़ा विनायक कहता है, हे मिस ब्यूटीफुल, क्या तुम वही लॉयर हो जिसने आज ही कायनात भाभी को हराया है। अक्षरा ये सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। विनायक, क्या तुम सिंगल हो। अक्षरा फिर एक बार हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। विनायक ये देखकर खुद से कहता है, मतलब मैं ट्राई कर सकता हूँ, अक्षरा नहीं। विनायक जी, अक्षरा उसे देखते हुए, आप ट्राई नहीं कर सकते मुझ पर। विनायक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, पर मैं तो जरूर करूंगा और गारंटी भी देता हूं कि आप मुझसे इम्प्रेस हो ही जाएगी। अक्षरा ये सुनकर कुछ नहीं कहती। विनायक उसे ड्रिंक का गिलास ऑफर करते हुए कहता है, वांट सम ड्रिंक। अक्षरा, मैं ड्रिंक नहीं करती। विनायक गिलास वापस काउंटर पर रखकर कहता है, गुड। थोड़ी ही देर बाद सब डांस करने लगते हैं। जहां अग्नि और कायनात डांस कर रहे थे वहीं ध्रुव जबरदस्ती अहाना का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले गया था और उसके साथ डांस करने लगा था। और बाकी के आए हुए कपल्स भी डांस करने कहते हैं। विजय उन्हें देखकर अक्षरा के सामने अपना हाथ करके कहता है, अब ड्रिंक के लिए तो मना कर दिया है, प्लीज डांस के लिए तो मना मत करना। अक्षरा ये देखकर विनायक के हाथों में अपना हाथ रख देती है। विनायक ये देखकर उसके हाथ को पकड़कर डांस स्टेज पर ले जाता है और अक्षरा की खुली कमर पर अपना हाथ रखकर उसके साथ डांस करने लगता है। अग्नि जब विनायक का हाथ अक्षरा के खुली कमर पर देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो कायनात की कमर पर अपनी पकड़ कस देता है। कायनात को दर्द होने कहता है। वो अग्नि से कहती है, चौहान साहब मुझे हर्ट हो रहा है। अग्नि ये सुनकर उसकी कमर पर अपनी पकड़ ढीली कर देता है। थोड़ी जी देर बाद 12 होता है जिससे एक दूसरे के पार्टनर चेंज हो जाते हैं, लेकिन ध्रुव अहाना को अपने पास ही रहने देता है और उसके साथ ही डांस करता है। वही कायनात विनायक के पास चली जाती है। विनायक उसे देखकर एक मिस्टीरियस स्माइल करता है। वही कायनात उसे देखकर बस मुस्कुरा देती है। अग्नि के पास अक्षरा चली जाती है। जैसे ही अग्नि के पास अक्षरा आती है अग्नि उसे उसकी कमर से पकड़कर उस हिस्से पर अपने हाथ से रगड़ने लगता है जहां पर विनायक ने अपना हाथ रखा था, जिससे अक्षरा को हट होने कहता है मगर वो अग्नि से कुछ नहीं कहती। अग्नि अक्षरा के बालों में अपना हाथ के जाकर उसके जुड़े को खोल देता है जिससे अक्षरा के काले लंबे घने बाल अब उसकी कमर तक लहरा रहे थे और उसकी खुली पीठ को पूरी तरह से कवर कर रहे थे। खुले बालों ने अक्षरा सच ने कहर ढा रही थी और साड़ी में वो तो बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। अग्नि उसे देखकर उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाता है और कहता है, यू आर सो सेक्सी चेरी। ये सुनकर अक्षरा की हंसी छूट जाती है और अग्नि उसे अपनी हैरान भरी नजरों से देखने लगता है। अग्नि अक्षरा को हैरान होते हुए देखने लगता है और कहता है, तुम हंस क्यों रही हो। अक्षरा अपनी हंसी को कंट्रोल करके कहती है, कमाल है मिस्टर किलर, आप भी अभी एंगेजमेंट हुई है आपकी और आप अपनी फियोंस की तारीफ करने के बजाय मेरी तारीफ कर रहे हैं। अग्नि ये सुनकर कायनात की ओर देखता है और फिर अक्षरा की ओर देखकर कहता है, अब मैं तो वही बोल रहा हूँ जो सच है, तुम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल चांद की तरह। अक्षरा, चांद पर दाग होता है मिस्टर किलर। अग्नि बेख्याली में, लेकिन मेरे इस चांद पर कोई दाग नहीं है।
अक्षरा बातें बनाना कोई आपसे सीखे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल आपने मुझसे गुस्से में कहा था कि मैं आपके करीब ना आऊं, आप ही होते हैं जो हर बार मेरे करीब आते हैं, जैसे आज। कहते हुए अक्षरा अग्नि की आंखों में देखने लगती है और उसके सीने पर अपना हाथ रख देती है। अग्नि उसके हाथ को देखकर अपने सीने से हटाता है और अक्षरा की कमर को रगड़ते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता, मगर जो दूसरा तुम्हारे करीब आएगा मुझे उसकी चुअन को तुम्हारे शरीर से मिटाना है। कहते हुए अग्नि अक्षरा की कमर पर बहुत जोर से अपना हाथ रगड़ने लगता है, जिससे अब अक्षरा की कमर रेड हो गई थी। अक्षरा अपनी आंखें बंद करके दर्द सहने लगती है और फिर अपनी आंखें खोलकर अग्नि की ओर देखकर एक तिरछी स्माइल करती है। अग्नि ये देखकर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगता है और अक्षरा के अगले स्टेप की वजह से अग्नि के चेहरे पर अब थोड़ा दर्द आने लगता है और वो गुस्से से अक्षरा को घूरने लगता है। अक्षरा ने अपनी हिल्स को अग्नि के एक शूज पर, अपनी हिल्स की सोल हील्स के नीचे नुकीला पार्ट वो रखकर अग्नि के शूज पर गड़ाने लगती है, जिससे अग्नि के चेहरे पर दर्द की लेकर आ जाती है। अक्षरा ये देखकर अपनी कमर से उसका हाथ हटाती है और उस हाथ को अपने हाथ में लेकर कहती है, मिस्टर किलर, अक्षरा सिंघानिया को कोई कितना दर्द देता है वो सूद समेत उसे वापस कर देती है। क्या है ना, मेरी फितरत में दूसरों की चीजें रखना नहीं है। अग्नि गुस्से से, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मैं तो ऑलरेडी किसी और का हूं। अक्षरा एक स्माइल से साथ, पहली बात आप कोई चीज नहीं है जिसे मैं रखूं, दूसरी बात आप किसी और के नहीं है, आप सिर्फ मेरे हैं और जो मेरा होता है मैं उसे बहुत अच्छे से लेना जानती हूं। कहते हुए अक्षरा अग्नि की ओर आई विंक करती है और उसकी पकड़ से छूटकर स्टेज से नीचे उतरकर काउंटर पर चली जाती है। वहीं अग्नि स्टेज पर खड़ा होकर अक्षरा की बातों को सोचने लगता है। फिर वो म्यूजिक के बंद होने से होश में आता है और स्टेज से उतरकर साइड में खड़ा हो जाता है। कायनात भी उसके पास चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद सब गेस्ट चले जाते हैं, लेकिन विनायक, अक्षरा, अहाना यही रुके हुए थे। अहाना और अक्षरा अक्षी को ढूंढ रहे थे। तभी लक्ष्य हॉल में आता है और अक्षरा से कहता है, मिस लॉय, अक्षी सो गई थी, इसीलिए मैंने उसे अपने रूम में सुला दिया है। अक्षरा ये सुनकर हाँ ने अपनी गर्दन हिला देती है और अहाना कहती है, लक्ष्य आप प्लीज अक्षी को लेकर आ जाइए, उसे जगाना मत, हम उसे लेकर घर चले जाएंगे। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है कहता है, सोने दो प्रिंसेस को, अगर ये उसे उठाने जाएगा तो उसकी नींद टूट जाएगी। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों भी आज रात यहीं रुक जाओ, वैसे भी रात बहुत हो गई है। अहाना ये सुनकर ध्रुव से, मिस्टर ध्रुव, रात हुई है, आसमान से बिजली नहीं गिरी है जो हम घर नहीं जा सकते, हमें अभी घर जाना होगा। कायनात, रुक जाइए ना अहाना जी, ध्रुव भाई इतने प्यार से कह रहे हैं उनके लिए, ना सही एट लिस्ट मेरे कहने से ही रुक जाइए। अहाना ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। ये देखकर ध्रुव मन ही मन बहुत खुश होता है। वहीं अक्षरा अग्नि को देखने के बाद अहाना से कहती है, दी आप और अक्षी यही रुक जाओ, मुझे तो बहुत जरूरी काम है, अभी जाना होगा। अग्नि ये सुनकर अपनी आंखें छोटी करके कहता है, आधी रात को भी कोर्ट खुली रहती है क्या, आधी रात को आप किसका केस लड़ने जाएंगी। अक्षरा उसे घूरते हुए एक स्माइल के साथ कहती है, आप अपने काम से काम रखिए, मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हैं। ये सुनकर विनायक, लक्ष्य, ध्रुव और विक्रांत दबे मुंह हंसने लगते हैं। वही अग्नि ये सुनकर गुस्से से अक्षरा को देखने लगता है। अहाना अक्षरा से, अक्षु अगर तुम का हो रही हो तो मैं और अक्षी यहाँ रुक कर क्या करेंगे, हम भी साथ ही चलते हैं। ध्रुव ये सुनकर अक्षरा की तरफ अपनी आंखों से कुछ इशारे करता है, जिससे अक्षरा अहाना से कहती है, दी आप दोनों रुक जाओ, यही अब मिस कायनात ने इतने प्यार से रुकने के लिए कहा है, और मैं घर नहीं जा रही हूँ, कुणाल के साथ किसी काम से जा रही हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह आपको पिक करने आ जाऊंगी। अहाना ये सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। वहीं अग्नि जैसे ही अक्षरा के मुंह से कुणाल का नाम सुनता है, गुस्से से उसके हाथ की मुठियां कस जाती है और वो खुद से कहता है, ये लिनकी आधी रात को कुणाल के साथ कौन सा काम करने जाएगी, लगता है आज चेरी का खुद ही पीछा करना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में सभी ही अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अहाना भी गेस्ट रूम में रुक जाती है और अक्षरा मेंशन से जा चुकी थी, उसके जाते ही अग्नि भी अपने रूम में चला जाता है और फिर घर के पीछे बने हुए दरवाजे से सबकी नजरों से चिपते हुए बाहर चला जाता है। सबके जाने के बाद ध्रुव सीधा अहाना के कमरे में चला जाता है और जाकर वहां रखे सोफे पर बैठ जाता है। अहाना इस वक्त फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई थी। ध्रुव बाहर सोफे पर बैठकर एक रिंग बॉक्स को अपने हाथों में लेकर उस बॉक्स को घुमाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद अहाना जैसे ही फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आती है, अपने सामने ध्रुव की देखकर उसकी चीख निकल जाती है। ध्रुव जब ये सुनता है तो सोफे से खड़ा हो जाता है और अहाना के पास जाकर कहता है, चिल्ला क्यों रही हो, कि भूत देख लिया है क्या। अहाना उसे देखकर डरते हुए कहती है, आप किसी भूत से कम थोड़ी ना है, पता नहीं हर बार अचानक कहां से सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ध्रुव ये सुनकर अहाना की वेस्ट पर अपना एक हाथ रखकर उसे खुद से चिपका लेता है और कहता है, अब आदत डाल लो मिस यूजलेस, क्योंकि मैं तो तुम्हारे सामने अब ऐसे ही आने वाला हूँ। बातों बातों में ही ध्रुव अहाना की रिंग फिंगर में उसे एक डायमंड की रिंग पहना देता है। अहाना जैसे ही अपने हाथ पर ध्रुव का हाथ महसूस करती है, वो झट से अपने हाथ की ओर देखती है और रिंग को देखकर चौंकती हुई ध्रुव को देखती है। ध्रुव उसे देखकर एक तिरछी स्माइल करते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन मिस यूजलेस, यू आर एंगेज्ड नाउ।
अहाना ये सुनकर गुस्से से ध्रुव को देखने लगती है और फिर अपनी रिंग फिंगर से उस रिंग को निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ध्रुव ने वो रिंग पूरी अहाना की फिंगर को नाप की ही बनवाई थी, जिससे अहाना अब उस रिंग को निकालने में नाकामयाब थी। उसकी फिंगर पर रिंग की खींचने की वजह से रेड मार्क पड़ चुका था। ध्रुव ये देखकर गुस्से से उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है और कहता है, स्टॉप डूइंग दिस नॉनसेंस अहाना। अहाना ये सुनकर ध्रुव की ओर देखने लगती है, क्योंकि ये पहली बार था जब ध्रुव ने अहाना का नाम लिया था, वो भी गुस्से में। ध्रुव उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए जुनूनी आवाज में कहता है, ये रिंग मैंने तुम्हें पहनाई है, इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ से नहीं निकलने वाली, तो तुम ये स्ट्रगल करना बंद करो। अहाना गुस्से से, मेरी एंगेजमेंट आज हो चुकी थी और आपने अब ये रिंग मुझे क्यों पहना दी? ध्रुव, राइट, तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन उस विजय के साथ नहीं, मेरे साथ, क्योंकि रिंग फिंगर में मैंने रिंग पहना है, उस साले ने नहीं। अहाना की आंखों में नमी आ जाती है और वो कहती है, उंगली में रिंग पहनाने से मैं आपकी नहीं हो जाऊंगी, मेरी शादी तो विज। इससे पहले अहाना कुछ कहती, ध्रुव उसके होठों को अपने होठ ने कैप्चर कर लेता है और बहुत ही वाइल्ड होकर उसे किस करने लग जाता है, जिससे अहाना को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। मगर ध्रुव इस बात पर ध्यान नहीं देता कि बहुत ही गुस्से कर वाइल्डनेस से अहाना की किस करने लग जाता है। तकरीबन 20 मिनट बाद वो अहाना को छोड़ता है। उसके छोड़ते ही अहाना लंबी सांस लेने लगती है। सांस न ले पाने की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। ध्रुव ये देखकर अहाना को खुद से गले लगा लेता है और उसकी पीठ रब करते हुए कहता है, टेक अ डीप ब्रेथ अहाना। अहाना ये सुनकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और ध्रुव उसकी पीठ कंटिन्यूअसली रब करने लगता है। थोड़ी देर बाद अहाना नॉर्मल हो जाती है। ध्रुव ये देखकर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर कहता है, अगली बार से जब भी तुम उस साले का नाम अपने मुंह से लोगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही किस करूंगा। अब तुम चाहे तो इंटेंसली उसका नाम ले सकती हो, अगर तुम्हें मेरे होठ अपने होठों पर चाहिए तो। कहते हुए ध्रुव एक तिरछी स्माइल करने लगता है। अहाना उसे खुद से दूर करती हुई बेड पर आकर लेट जाती है। ध्रुव ये देखकर उसके साइड में उसके पास आकर लेट जाता है और जैसे ही उसकी कमर पर अपना हाथ रखने वाला होता है, उसी वक्त अहाना गुस्से से कहती है, अगर मुझे छुआ भी न तो मैं अभी के अभी अक्षी को लेकर अपने घर चली जाऊंगी। ध्रुव ये सुनकर अपना हाथ पीछे हटा लेता है और अहाना आगे कहती है, आपके घर में इतने सारे रूम है, आपका खुद का भी रूम है, वहां जाकर क्यों नहीं सोते? ध्रुव उसकी पीठ देखता हुआ कहता है, उन सब रूम्स में वो सुकून नहीं है जो यहाँ है। अहाना ये सुनकर चुप हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे खुद ही नींद में नहीं पता चलता कि कब वो ध्रुव की ओर मुड़ जाती है और अपना सिर उसके सीने ओर रखकर आराम से लेट जाती है। ध्रुव ये देखकर एक स्माइल करता है और मन में कहता है, सुकून तो मैं भी बन गया हूँ तुम्हारा मिस यूजलेस, अब तो तुम्हें भी मेरा बिना चैन की नींद नहीं आती। कहते हुए ध्रुव अहाना के माथे पर किस कर देता है और फिर अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। इधर अक्षरा एक बाइक क्लब के सामने खड़ी रही। इस वक्त वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। अक्षरा ने इस वक्त ब्लैक जीन्स और टी शर्ट के साथ टॉप पहन लिया था। आई अपनी साड़ी को चेंज कर लिया था। इस वक्त वो एक बालक बाइक पर हेलमेट पहने हुए बैठी थी। उसके साइड में ही एक लड़का बाइक पर बैठा हुआ था और भीड़ में खड़े लोग चीयर अप कर रहे थे, कोई अक्षरा के नाम से और कोई केडी के नाम से। वहीं अग्नि भी उस भीड़ में खड़ा हुआ अपने चेहरे पर मास्क लगा के खड़ा था और अक्षरा को देख रहा था, जो इस वक्त बाइक स्टार्ट कर चुकी थी। थोड़ी जी देर में उनके बीच खड़ी एक लड़की अपने हाथ में पकड़ा हुआ रेड फ्लैग नीचे गिरा देती है, जिससे वो लड़का और अक्षरा बाइक की रेस देकर रेसिंग करने लगते हैं। सभी उनका वापस आने के लिए वेट करने लगते हैं। वही भीड़ ने खड़ा अग्नि के पास खड़ा एक लड़का कहता है, जीतेगी तो अक्षरा ही, आखिर आज तक वो कभी बाइक रेस में हारी है क्या? उसके बाजू में खड़ी एक लड़की कहती है, अनुराग तुम आज ये मत सोचो कि अक्षरा जीत जाएगी, आज उसकी टक्कर में केडी है जिसने खुद आज तक कोई रेस नहीं हारी है। मुकाबला आज टक्कर का होने वाला है, देखते हैं अक्षरा जीतती है या केडी। अनुराग, अक्षरा का फेस तो देखा है मगर ये केडी कभी अपना फेस नहीं दिखाता, पता नहीं आज ये खुद यहाँ अक्षरा से रेस करने के लिए कैसे आ गया। श्रुति, अब अक्षरा उसके टक्कर की है और अपनी टक्कर वालों को हराना तो हर को चाहता है, शायद केडी आज अक्षरा को हराने के लिए ही आया ही। अनुराग, जीतेगी तो अक्षरा ही। पीछे खड़ा अग्नि खुद से कहता है, और क्या क्या टैलेंट है चेरी तुम में जो तुमने छुपा रखे हैं। थोड़ी ही देर में केडी की बाइक सबसे पहले आती हुई दिखाई देती है। ये देखकर कुछ फैंस का चेहरा लटक जाता है, लेकिन तभी उनके फेस पर स्माइल भी आ जाती है जब वो अक्षरा की बाइक को फुल स्पीड में आते हुए देखते हैं, पर अक्षरा केडी से आगे निकलकर उससे पहले विनर लाइन क्रॉस कर देती है और फिर बाइक रोककर अपना हेलमेट उतार देती है, जिससे उसके बाल बिखरकर उसकी पीठ पर लहराने लगते हैं। सभी अक्षरा को देखकर चीयर अप करने लगते हैं। वहीं केडी भी अपनी बाइक अक्षरा के बगल में रोककर अपना हेलमेट उतारता है, लेकिन उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था जिससे अक्षरा को बस उसकी आंखें ही दिखाई देती है। केडी, यू आर सच ए गुड रेसर अक्षरा, होप आगे चलकर भी तुम ऐसे ही मुझे हराओ। अक्षरा, मिस्टर सेवियर, आपको हराना हो तो मेरा पैशन है। अब आप पूरे 2 साल बाद वापस आए हैं और आपको हराना ऐसा हो सकता है। केडी, क्या कभी मैं तुमसे जीत नहीं पाऊंगा? अक्षरा एक स्माइल के साथ, जरूर जीत सकते हैं मिस्टर सेवियर, बस एक बार आप अपना चेहरा दिखा दीजिए, फिर तो मैं हर रेस में आपसे हार जाऊंगी।
केडी अपना हेलमेट पहनकर कहता है बस फिर तो मैं भूल ही जाता हूँ कि कभी मैं तुमसे जीतूंगा, कहते हुए बाइक स्टार्ट करके वहां से चला जाता है और अक्षरा उसे जाते हुए देखती हुई खुद से कहती है आपका चेहरा तो मैं देखकर रहूंगी मिस्टर सेवियर, और उसके लिए मुझे हर महीने बाइक रेसिंग में हिस्सा लेना होगा। कहते हुए अक्षरा भी बाइक से उतर जाती है और उसे बाइक क्लब के एक मेंबर को दे देती है। थोड़ी ही देर में भीड़ भी खत्म हो जाती है मगर अग्नि वहीं खड़ा रहता है। तभी अक्षरा अपने कदम अग्नि की ओर बढ़ा देती है और उसके सामने जाकर एक स्माइल करती हुई कहती है मिस्टर किलर कैसी लगी मेरी रेसिंग आपको। अग्नि ये सुनकर हैरान हो जाता है, उसे नहीं लगा था कि अक्षरा उसे पहचान लेगी। अग्नि अक्षरा की वेस्ट में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है और अपना मास्क उतारकर उसकी आंखों में देखकर कहता है कौन है ये केडी जिसका चेहरा देखने के लिए तुम इतनी बेताब हो कि अपनी जान की परवाह भी नहीं तुम्हें। अक्षरा एक स्माइल के साथ कहती है यही जान मेरी उसने 3 साल पहले बचाई थी, अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आपके सामने जिंदा नहीं खड़ी होती, मैं तो 3 साल पहले ही मर जाती अगर वो खुद की जान की बिना परवाह किए मुझे नहीं बचाते तो। अग्नि कंफ्यूज होकर अक्षरा को देखने लगता है और कहता है जान बचाए है इसका मतलब अब तुम उसके पीछे ही पड़ जाओगी। अक्षरा हाँ, अब वो मेरे लिए सेकंड ऑप्शन जो है। अग्नि गुस्से से गोल गोल बातें घुमाना बंद करो और मुझे सीधे सीधे सब कुछ बताओ। अक्षरा बहुत ही प्यार से कहती है मिस्टर किलर केडी की आंखें बहुत ही प्यारी है, मैं जब भी उनसे मिली हूं तो उनकी आंखों को देखकर हर बार हिप्नोटाइज हुई हूं, सोचो अगर उनकी आंखें इतनी प्यारी है तो फेस कितना प्यारा होगा। अग्नि गुस्से से अक्षरा को घूरने लगता है और अक्षरा उसके गुस्से में और आग में घी डालने का काम करती हुई उससे कहती है वो मेरे सेकंड ऑप्शन है, उससे मेरा मतलब ये है कि अगर आपसे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं उनसे शादी कर लूंगी। अब आप तो किसी और के लिए बुक हो चुके हैं, एंगेजमेंट हो ही गई आपकी, अब शादी भी हो ही जाएगी तो फिर मैं आपके पीछे पड़कर क्या करूंगी। अग्नि तुमने तो डांस करते हुए कहा था कि तुम मुझे किसी और का नहीं होने दोगी। अक्षरा इनोसेंट बनकर कहती है अब मेरे कहने से क्या होता है मिस्टर किलर, अब आपकी शादी तो इस हफ्ते होने ही वाली है और आप खुद मुझसे कहते हैं कि मैं आपसे दूर रहूं, और अगर आप चाहते हैं कि वो मेरे लिए सेकंड ऑप्शन ना बने तो आप मेरे पहले ऑप्शन है, फिर आप ही मुझसे शादी कर लो, उसके बाद मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अग्नि ये सुनकर गुस्से से अक्षरा को खुद से दूर करते हुए कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अक्षरा एक स्माइल के साथ इसीलिए तो मैं केडी का चेहरा देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, एक मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी जान बचाने वाला कैसा दिखता है, और दूसरा अगर वो स्मार्ट दिखता होगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी, अब आपके भरोसे कब तक सिंगल बैठी रह सकती हूँ। अग्नि की गुस्से से नशे तन जाती है और भी अक्षरा को उसके शोल्डर से पकड़कर कार से सटाकर अपने दांत भींचते हुए कहता है तुम किसी और से शादी नहीं करोगी, कोई दूसरा आदमी अगर तुम्हारे करीब भी आएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अक्षरा उसकी आंखों में देखकर और आपको लगता है मैं ऐसा होने दूंगी ना, ना मिस्टर किलर बिल्कुल भी नहीं, और आपको क्या तकलीफ होती है जब कोई दूसरा मर्द मेरे करीब आता है, आप खुद तो मुझसे शादी नहीं करोगे और किसी दूसरे से भी मेरी शादी नहीं होने दोगे, आप अपना एक रूल बनाइए, आपको मेरे करीब आकर मुझे अपनाना है या फिर मुझसे दूर रहकर मिस कायनात का होना है। अग्नि जैसे ही अक्षरा के मुंह से उससे दूर रहने के बाद सुनता है उसके दिल में एक बेचैनी होने लगती है और वो अक्षरा से कहता है अगर तुम्हें दूर ही जाना है तो तुम मेरे करीब आई ही क्यों, क्यों तुमने ये प्यार मोहब्बत भरी बातें की मुझसे, क्या ये सब झूठ था। अक्षरा झूठ ना ही तब था और ना ही अब है, प्यार अब भी है आपसे, लेकिन ऐसा प्यार का क्या मतलब जब वो आपका हो ही ना सके, और मैंने कहा है आपको या तो आप मुझे अपना ले या फिर मुझसे दूर रहे, क्योंकि मैं नहीं देख सकती आपको कायनात के साथ, मुझे भी दर्द होता है बेचैनी होती है, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपको तो मुझसे कोई प्यार ही नहीं है। अग्नि ये सुनकर चुप हो जाता है। अक्षरा उसे खुद से दूर करके कहती है खैर मुझे नहीं जानना आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, टाइम आने पर जो मुझे चाहिए होगा मैं वो ले ही लूंगी, फिलहाल तो मुझे मेरे हिप्नोटाइज आंखों वाले के बारे में पता करना है क्योंकि अभी वो मुंबई में ही है। कहते हुए अक्षरा आगे बढ़कर अग्नि के गाल पर जल्दी से एक बेबी किस कर देती है और मुस्कुराते हुए गाते हुए अपनी कार को और जाने लगती है। अखिया ले जाए मेरी जान ओ सोने सीने मुझको बचाए तेरी हाँ, गल मेरी मंजा तू मेरा बंजा के मीठी मीठी नींदरा दा ख्वाब है तू, है मेरा क्या कसूर तू दे दी ए सुकून जो उतरे ना ऐसी वो शराब है तू। कहते हुए अक्षरा कार में बैठ जाती है और अग्नि की ओर एक फ्लाइंग किस करके अपनी कार स्टार्ट करके वाहन से चली जाती है। वहीं अक्षरा के मुंह से ये लिरिक्स और फ्लाइंग किस देखकर अग्नि के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो जाते हुए अक्षरा की कार को देखने लगता है और तब तक देखता है जब तक कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती, फिर वो भी अपनी कार में बैठकर घर की ओर निकल पड़ता है और घर जाकर अपने रूम में जाता है और एक वाइन की बोतल को खोलकर सीधा सोफे पर बैठकर उसे अपने मुंह से लगा लेता है और वाइन पीते हुए अक्षरा के बारे में सोचने लगता है। इधर अक्षरा इस वक्त सूर्य सिंह चौहान के घर आई हुई थी। वो हॉल में सोफे पर बैठकर इस वक्त सूर्य जी से कह रही थी अंकल मैंने आपके बेटे के दिमाग को पूरा हिला दिया है, मेरी बातों से सच में अग्नि इरिटेट हो गए होंगे। तभी एक 21 साल की लड़की एक लॉन्ग ब्लैक कलर की फ्रॉक पहने सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई कहती है आपको भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए अक्षरा।
अक्षरा ये सुनकर उस लड़की की तरफ देखती है और कहती है, ध्रुवी मुझे भी ये सब करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई की अक्ल का मैं क्या करूं समझता ही नहीं है। उसके आसपास ही उसके दुश्मन साथ है जो उसे मारना चाहते हैं। ध्रुवी अक्षरा के पास सोफे पर बैठकर कहती है, ये तो आपने सही कहा, वो कायनात भाई के साथ रहकर हो उनके साथ गेम खेल रही है और भाई को उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। अक्षरा, इसीलिए तो अब मुझे उनका दिमाग खराब करना है ताकि वो उस चुड़ैल को छोड़कर मुझसे शादी कर ले। पता भी है जब उसके मुंह से चौहान साहब सुनती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पूरी चीनी अपने मुंह में लाकर फिर प्यार से कहती है, चौहान साहब मैं आपके एंगेजमेंट वाले डिसीजन से बहुत खुश हो। अक्षरा ये सब कायनात की तरह एक्टिंग करती हुई कहती है, जिसे देखकर सूर्यजी और ध्रुवी की हंसी छूट जाती है और फिर सूर्यजी अपनी हंसी कंट्रोल करके कहते हैं, अक्षरा बेटा तुम उसकी किसी भी बात का बुरा मत मानना, तुम्हें पता है ना अग्नि बचपन से ही ऐसा है। अक्षरा, हाँ अंकल आई नो को वो बचपन से ही ऐसे गुस्से वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्हें समझना चाहिए ना कि कौन उनका अपना है और कौन पराया। अब आपको ही देख लीजिए आप कैसे उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं बिना उनकी नज़रों में आए, फिर भी वो आपसे नफरत करते हैं। अगर उन्हें सच पता चल गया तो देखना इनकी सारी नफरत प्यार में बदल जाएगी। सूर्य जी नहीं बेटा, अभी उन दोनों को उस सच के बारे में नहीं बताना है, तुम बस इतना देखो कि किसी तरह कायनात और अग्नि की शादी नहीं होनी चाहिए। अक्षरा, अंकल आप बेफिक्र रहिए, उस दिन के लिए तो मैंने ऑलरेडी प्लान बना लिया है। ध्रुवी और अक्षरा, आपके इस प्लान में बहुत मुश्किल आने वाली है। उस दिन भाई को जब ये सब पता चलेगा तो वो आपसे बहुत नफरत करने लगेंगे। अक्षरा, ध्रुवी अगर उन्हें बचाने के लिए उनकी नफरत भी झेलनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, और बाकी उसी दिन देखा जाएगा जो होना है। सूर्य जी चलो अब उसकी छोड़ो और ये बताओ तुम्हें केडी के बारे में कुछ पता चला है या नहीं। अक्षरा, नहीं अंकल, आज फिर उन्होंने अपना फेस नहीं दिखाया, बस रेस में हारे 2 बातें की और फिर चले गए। उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, एक वही है जो हमें सच तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो रुकते ही कहाँ है, आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह निकल जाते हैं। सूर्य जी अब उससे सच पता करवाने के लिए पहले उसे पकड़ना होगा। अक्षरा एक तिरछी स्माइल के साथ कहती है, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, केडी बहुत जल्द हमारी पकड़ में होंगे, उसके बाद उससे सारा सच पता करके हम ध्रुव जीजू और अग्नि को बता देंगे, जिसके बाद से उन दोनों को सब सच पता चल जाएगा। ध्रुवी, क्या बात है, अभी से ध्रुव जीजू अब अपने जीजू से मिल चुकी है तो मुझे भी मेरी भाभी से मिलवा दो। अक्षरा, किसने मना किया है, कल घर आकर मिल लेना, बस मेरी उस बुआ से बचकर रहना, वो अभी घर पर ही आई हुई है, दी को शादी होने के बाद ही घर से जाएगी नागिन। सूर्य जी, अक्षरा बच्चे गिव रिस्पेक्ट। अक्षरा मुंह बनाते हुए कहती है, अंकल रिस्पेक्ट उन्हें दी जाती है जो इसके काबिल हो, और वो नागिन इसके तो बिल्कुल काबिल नहीं है। ध्रुवी, डैड अक्षरा सही कह रही है, वो बुआ जी सच में रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। सूर्य जी उन दोनों को देखकर ना में अपना सिर हिला देते हैं, जैसे कह रहे हो कि तुम दोनों को समझाना बेकार है। फिर ध्रुवी सूर्य जी से, डैड मुझे भी अपने प्यारे भाइयों की शादी में जाना है। सूर्य जी, नहीं ध्रुवी बच्चे, तुम वहां अभी नहीं जाओगी, तुम्हें देखकर वो तुम पर मेरा सारा गुस्सा निकाल देंगे। अक्षरा, हाँ ध्रुवी अंकल सही कह रहे हैं, जब मेरी शादी अग्नि से हो जाएगी तो तुम उसी घर में रहने आ जाना, अभी नहीं। ध्रुवी खुश होते हुए, सच में मैं वहां रहने आ सकती हूँ। अक्षरा, हाँ मैं अपनी गर्दन हिला देती है। सूर्य जी उन दोनों को देखकर कहते हैं, चलो अब सो जाओ, टाइम बहुत हो गया है, बच्चों को टाइम से सो जाना चाहिए। अक्षरा, क्यों, बड़ों के लिए सूरज अलग से टाइम निकाल कर निकलता है, सो तो बड़ों को भी टाइम पर ही चाहिए। सूर्य जो सोफे से खड़े होकर कहता है, हाँ मेरी माँ मैं भी सोने का रहा हूँ, अब तुम दोनों भी सोने जाओ, तुमसे मैं बहस में नहीं जीत सकता। अक्षरा ये सुनकर हंस देती है और फिर अक्षरा और ध्रुवी दोनों ही एक रूम में सोने चली जाती है, और सूर्य जी भी अपने रूम में जाकर अग्नि और ध्रुव के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं। सुबह का समय। अक्षरा सुबह सुबह जी चौहान मेंशन आ चुकी थी। इस वक्त वो हॉल में बैठी हुई अपना फोन चला रही थी। वहीं ध्रुव और अहाना अभी तक सो रहे थे, और विक्रांत, विनायक, अग्नि और लक्ष्य चारों जी इस वक्त जिम में थे, और उन सभी के साथ थी अक्षी, जो इस वक्त अग्नि की पीठ पर बैठी हुई थी, जो पुशअप कर रहा था। अक्षी उसकी पीठ पर बैठकर उसके पुशअप गिन रही थी। अक्षी ने अग्नि से कहा था कि वो 100 पुशअप भी नहीं कर सकता। ये बात अग्नि के मेल ईगो के हटकर जाती है और वो अक्षी को अपनी पीठ पर बिठाकर पुशअप करने लगता है, और बाकी तीनों अपनी एक्सरसाइज करते हुए उन दोनों को देखने लगते हैं। अग्नि जैसे ही अब पुशअप करता है, अक्षी कहती है 56। अग्नि अगली पुशअप करते हुए कहता है, लिटिल कैट पिछले 5 मिनट से तुम 56 पर ही अटकी हुई हो, तुम्हें इससे आगे काउंटिंग नहीं सिखाई क्या तुम्हारी मासी ने। अक्षी जैसे ही ये सुनती है वो काउंटिंग को बैक कर देती है और गुस्से से कहती है, 25 हुए हैं अभी आपके पुशअप। अग्नि तुम्हें सच में काउंटिंग नहीं आती, तुम नीचे उतरो, मैंने 10 मिनट पहले ही 100 पुशअप कर दिए थे, लेकिन तुम हो कि तुम्हारी काउंटिंग 100 तक ही नहीं आ रही है। अक्षी बहाने बना रहे हैं, बस आपसे होता कुछ नहीं है, बस 100 पुशअप में आप थक गए। आपको पता है माची ने मुझे बताया था कि मेरे डैड 1 घंटे में पूरे 500 पुशअप करते थे, कि उनके साथ मेरी माची 250 पुशअप कर लेती थी।
अग्नि, आपकी मासी आपके डैड के साथ क्यों पुशअप करती थी? अक्षी, क्योंकि मेरे डैड मेरी माची के कोच थे, इसीलिए मेरे डैड माची को पूरी ट्रेनिंग देते थे। अग्नि हैरान होकर, किस चीज़ को ट्रेनिंग? अक्षी उसकी पीठ से उतरकर उसके सामने आकर अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर कहती है, मैं आपको अपनी माची के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी वरना आप उनके फ़ैन हो जाओगे। अग्नि अपनी आंखें छोटी कर अपने सामने खड़ी अक्षी को घूरने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारी मासी के बारे में जितना भी जान लूँ लेकिन उसका फ़ैन कभी नहीं बनूंगा। अक्षी बनने लायक भी नहीं है आप उनके फ़ैन तो ये बन सकते हैं। कहते हुए अक्षी लक्ष्य की ओर अपनी फिंगर से इशारा कर देती है। लक्ष्य ये देखकर स्माइल करने लगता है और फिर कहता है, अक्षी आप मुझे बता सकती है अपनी मासी के बारे में, क्या पता मैं उनके बिगेस्ट फ़ैन बन जाऊं। अक्षी ये सुनकर मुंह फुलाते हुए कहती है, नहीं, माची की सबसे बड़ी फ़ैन तो मैं ही हूं और मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। आप करिए गंदे अंकल, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या पता मेरी माची के बारे में मैं आपको बताऊं और आप इन खडूस अंकल को बता दो। ये सुनकर लक्ष्य और अग्नि दोनों ही अक्षी को मुंह फाड़े देखने लगते हैं। वहीं विक्रांत और विनायक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अग्नि जैसे ही अक्षी से कुछ कहने वाला होता है उसी वक्त जिम रूम का डोर खुलता है और अक्षरा कैजुअल कपड़ों में अंदर आती है और अक्षी को देखने लगती है। वही अग्नि जैसे ही अक्षरा को देखता है उसे कल रात की बात याद आ जाती है और वो एक तक अक्षरा को देखने लगता है और विनायक तो अक्षरा को देखते ही अपनी एक्सरसाइज बंद करके उसकी ओर अपने कदम अक्षरा की ओर बढ़ा देता है और उसके पास जाकर कहता है, हेलो ब्यूटीफुल, कैसी हो तुम? अक्षरा उसे इग्नोर करके अक्षी की ओर जाती है और उसे अपनी गोद में उठाकर कहती है, प्रिंसेस चलो अपने घर चलते हैं। विनायक का बेचारे का पोपट बन चुका था। वहीं अग्नि ये देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे अक्षरा का सेकंड ऑप्शन केडी वाली बात याद आ जाती है जिससे उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं आते। अक्षी उसे गले में अपनी बाहें डालकर कहती है, हाँ माची, यहाँ पर वैसे भी बड़े ही कमजोर लोग रहते हैं, उनसे तो एक टास्क ठीक से पूरा भी नहीं होता। ये सब अक्षी अग्नि की ओर देखकर कहती है। अग्नि और अक्षी एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगते हैं। अक्षी और अग्नि एक दूसरे को अपना खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगते हैं। अक्षरा ये देखकर जल्दी से अक्षी से कहती है, अक्षी हानादी कहाँ है? अक्षी ये सुनकर अक्षरा की तरफ देखने लगती है और कहती है, मम तो होने वाले डैडी के साथ सो रही है। मैं खुद देखकर आई थी उन्हें रूम में और जब मैं गई तो मैंने देखा कि दोनों एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे और बैडमैन मम के। इससे आगे अक्षी कुछ कह पाती अक्षरा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख किया और कहा, बस प्रिंसेस, मुझे और नहीं जानना है, अब उनके उठने का इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर घर चलते हैं। कहते हुए अक्षरा अग्नि को देखने लगती है जो अब उठकर टॉवल से अपनी गर्दन पर आया हुआ पसीना साफ करते हुए अक्षरा को ही देख रहा था। अक्षरा उससे अपनी नजरें फेर लेती है और तभी लक्ष्य अक्षरा के सामने आकर कहता है, आप इंतजार करते करते थक गई होंगी, आइए मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता बना देता हूँ। अक्षरा कुछ कह पाती उससे पहले अक्षी मुस्कुराते हुए लक्ष्य से कहती है, आपको खाना बनाना आता है? लक्ष्य, येस प्रिंसेस, मुझे बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी पैनकेक बना दूं। अक्षरा, नहीं, रहने दो लक्ष्य, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम बस कुछ ही देर में निकलने वाले हैं और तुम खाना बनाने से पहले फ्रेश हो जाओ, देखकर ही लग रहा है बहुत एक्सरसाइज की है तुमने। अग्नि उसे देखकर अपने मन में कहता है, इससे ज्यादा एक्सरसाइज तो मैंने की है, एक नज़र मुझे भी देखकर कह दो, जब देखो इस गधे से बातें करती रहती है और मुझसे बस दो प्यार भरे शब्द कहेगी और आगे दिन इग्नोर करने लगेगी। अब मैं भी तुम्हें इग्नोर करूंगा, मुझे भी तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है, तुम्हें मुझसे दूर जाना है तो तुम जाओ, आई जस्ट फूकिंग डोंट केयर, और कल से मेरी शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं, आई ओनली कंसंट्रेट ऑन माई जान। कहते हुए अग्नि अक्षरा की साइड में से निकलकर उसे इग्नोर करता हुआ जिम रूम से बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे विनायक, अक्षरा, अक्षी, लक्ष्य और विक्रांत भी बाहर चले जाते हैं। सभी बॉयज अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। वहीं अक्षरा और अक्षी दोनों ही हॉल में चले जाते हैं और अक्षरा अक्षी को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। तभी मारिया आंटी उन दोनों के लिए चाय और नाश्ता लेकर आ जाती है। अक्षी उन्हें देखकर कहती है, मारिया आंटी आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू ब्रेकफास्ट के लिए। मारिया जी अक्षी के ये टूटे फूटे शब्द सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, योर वेलकम बेटा, अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे बेझिझक कह देना। अक्षी जी जरूर। अक्षरा भी मरियम आंटी को थैंक यू कहती है और फिर चाय पीने लगती है और अक्षी को भी पिलाने लगती है। मारिया आंटी उन्हें एक नज़र देखकर मुस्कुराती हुई किचन में चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद अक्षरा और अक्षी जैसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं उसी वक्त सीढ़ियों से अग्नि उतरता हुआ आता है। उसने इस वक्त एक ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था और बालों को अच्छे से जेल से सेट किया हुआ था और हाथ में गोल्डन वॉच और पैरों में ब्लैक शूज। अग्नि बड़े ही एटीट्यूड से हॉल में चलकर आता है और डाइनिंग टेबल पर आकर हेड चेयर पर बैठ जाता है और अपने बिल्कुल सीध में बैठी हुई अक्षरा और अक्षी को देखने लगता है। वहीं अक्षी उसे देखकर धीरे से अक्षरा से कहती है, माची खुद को तो ये शेर समझते हैं और दूसरों को गधा कहते हैं।
अक्षी ने इतने भी धीरे नहीं कहा था कि अग्नि सुन ना सके। अग्नि जब अक्षी के मुंह से ये सुनता है तो अपनी आंखें छोटी की उसे घूरने लगता है और मन में कहता है, इस लिटिल कैट ने कब मुझे लक्ष्य को गधा कहते हुए सुन लिया। कहते हुए अक्षी को घूरने लगता है। उसी वक्त मारिया आंटी उसके लिए सैलेड और ब्लैक कॉफ़ी लेकर आती है और फिर से किचन में चली जाती है। वही अक्षरा तो बस अपना फ़ोन निकालकर बहुत ध्यान से उसमें कुछ देखने लगती है और अक्षी उसकी गोद से उठकर अग्नि की ओर चली जाती है और उसकी पास वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अक्षरा उसे एक नज़र देखती है और फिर से अपने फ़ोन में देखने लगती है। इधर अग्नि, जिसने अभी सैलेड की एक बाइट ही ली थी, वो अक्षी को अपनी पास वाली चेयर पर बैठते हुए देखता है तो धीरे से कहता है, तुम्हें भी खाना है। अक्षी क्यूट सा फेस बनाकर, नहीं मैं इंसान हूँ गंदे अंकल, घास फूस मैं नहीं खाती। अग्नि जो दूसरा बाइट लेने ही वाला था, अक्षी की बात सुनकर उसे देखने लगता है और अपना बाइट लेकर कहता है, इसे घास फूस नहीं हेल्थी खाना कहते हैं। अक्षी हंसते हुए कहती है, क्या फ़ायदा आपके एक्सरसाइज और हेल्थी खाने का जब आप रात को पूरी ड्रिंक की एक बॉटल ही अपने मुंह से लगाकर गटक गए। अग्नि हैरानी से अक्षी की ओर देखता है और धीरे से कहता है, लिटिल कैट डोंट टेल मी कि तुम आधी रात को जगकर मुझ पर नज़र रख रही थी। अक्षी भी धीरे से कहती है, मैं आप पर नज़र नहीं रख रही थी, वो तो रात को मेरी आंख खुल गई थी और मुझे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन जग में पानी नहीं था। फिर मैंने लक्ष्य मौछा की नींद खराब करना सही नहीं समझा, इसीलिए मैं खुद ही रात को पानी लेने के लिए बाहर आ गई और गलती से आपके रूम के सामने पहुंच गई, जहां पर आपके रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और मैंने आपको ड्रिंक करते हुए देख लिया। अग्नि को और कुछ अच्छे से सुनाई दिया और या नहीं दिया हो, लेकिन उसे लक्ष्य मूछा बहुत अच्छे से सुनाई दिया, जिससे वो बुरी तरीके से अक्षी को घूरने लगता है और फिर उसे इग्नोर करके अपना नाश्ता करने लगता है। अक्षी एक बार फिर से कहती है, मैं आपको गंदे अंकल बिल्कुल सही कहती हूँ, अब आप अकेले खाना खा रही हो, किसी के आने का वेट तो कर लो ताकि सब एक साथ खा सके। अग्नि बड़े ही एटीट्यूड से, अग्नि सिंह चौहान किसी का वेट नहीं करता, लोग उसका वेट करते हैं, अंडरस्टैंड लिटिल कैट। अक्षी अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए कहती है, चोचले है सब हूँ कहते हुए। अग्नि दिखने में तो पिद्दी सी हो, लेकिन बातें ऐसे करती हो जैसे पता नहीं किसी की दादी अम्मा हो। अक्षी बड़े ही एटीट्यूड से कहती है, मैं दादी अम्मा नहीं प्रिंसेस हूँ, अपनी मम और माची की। अग्नि ये सुनकर अक्षरा की ओर देखने लगता है, जिसका पूरा ध्यान उसके फ़ोन में था। ये देखकर अग्नि खुद से कहता है, ऐसा भी क्या गौर से देख रही है फ़ोन में। अक्षी उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, देख रही होगी माची आपकी किसी फोटो को, फिर उसका प्रिंट निकलवाकर अपने रूम में लगा देगी, और ये क्या ही करती है इतने गौर से, तो बस आपकी हो अच्छी अच्छी फोटो साइट से ढूंढती रहती है। अग्नि जब ये सुनता है तो एक नज़र अक्षरा की ओर देखकर अक्षी से कहता है, मेरी फोटो अपने रूम में मीन्स। अक्षी अपने माथे पर अपना हाथ मारकर कहती है, अरे आप इतने बुद्धू क्यों है, खैर आपको तो ये बात पता ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि माची आपकी रोज एक अच्छी सी फोटो फ़ोन ने ढूंढकर उस फोटो को निकलवा लेती है और उस अपने रूम की एक साइड दीवार पर लगा देती है। आप देखना जाकर माची के रूम में, इतने अच्छे से तो उन्होंने मेरी फोटो नहीं लगाई है जितने अच्छे से आपकी लगा रखी है, और वो भी हार्ट शेप के अंदर। ये सुनकर अग्नि एक बार फिर अक्षरा की ओर देखने लगता है और अब तो उसका मन अक्षरा के कमरे को देखने का कर रहा था, जिसमें अक्षरा ने उसकी ढेर सारी फोटोज लगा रखी थी। फिर वो अक्षी से कहता है, और तुम्हारी मासी कब से मेरी फोटोज लगा रही है। अक्षी उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगती है, अग्नि ही देखकर मुझे अपनी आंखों से घूरना बंद करो, बार बार मैं नहीं डरने वाला इनसे, और मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। अक्षी फिर भी उसे घूरकर कहती है, मैं नहीं बताऊंगी, जाओ जो करना है करो। अग्नि गुस्से से अपनी आंखें भींच लेता है और गुस्से को कंट्रोल करके अपनी आवाज में नरमी लाते हुए अक्षी से कहता है, लिटिल कैट बताओ मुझे कि प्लीज। अक्षी जब अग्नि के मुंह से प्लीज सुनती है तो तिरछी स्माइल करने लग जाती है और कहती है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, लेकिन जब मैं 2 साल की थी उस टाइम से ही मैंने माची को आपकी फोटोज लगाते हुए देखा था, और उससे पहले में माची ने हमारे पुराने घर में आपकी फोटोज से अपना कमरा भर रखा था। तभी अक्षी अग्नि से, क्या आप मेरी माची को पसंद करते हो। अग्नि ये सुनकर गुस्से से, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी कभी पसंद नहीं करूंगा। अक्षी गुड, अगर पसंद कर भी लिया तो भी मैं आपको अपनी माची के आसपास नहीं रहने दूंगी। कहते हुए अक्षी एक वार्निंग लुक अग्नि को देती है और फिर अक्षरा के पास आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। अग्नि अपना सिर झटकर खाना खाने लगता है, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़रें बार बार अक्षरा पर ही जा रही थी, जो उसे एक नज़र देख तक नहीं रही थी। गेस्ट रूम में अहाना की जैसे ही आंखें खुलती है, उसके सामने ध्रुव का हैंडसम फेस आ जाता है। ध्रुव इस वक्त अहाना के सीने पर अपना सिर रखे सिया हुआ था और उसकी कमर पे को अपने हाथों से पकड़ रखा था। सोते हुए ध्रुव बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। ये देखकर अहाना के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वो अपनी एक उंगली से ध्रुव के माथे को छूने लगती है तो कभी उसके गाल को छूती है। ध्रुव जो उसके हिलने डुलने से ही जाग गया था, वो अपनी आंखें बंद किए हुए अहाना की हरकत को फील करने लगता है। वही अहाना कुछ सोचकर अपने हाथ रोक लेती है और तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है, जहां इस वक्त सुबह के 9 बज चुके थे। ये देखकर अहाना ध्रुव को अपने ऊपर से धक्का दे देती है और बेड पर बैठ जाती है। वहीं अहाना के धक्का देने से ध्रुव सीधा फ्लो पर जाकर गिरता है
और वो दर्द से झट से अपनी आंखें खोलकर बेड पर बैठी हुई अहाना को घूरने लगता है। अहाना की नज़रें जब उससे मिलती है तो वो डर से अपना थूक गटक लेती है और कहती है वो सुबह के 9 बज चुके हैं। ध्रुव अपनी कमर पर हाथ रखकर फ्लो से खड़ा होता हुआ अहाना के सामने जाकर थोड़ा गुस्से से कहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सुबह के 9 हर रोज बजते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी कमर ही तोड़ दो। कितनी जोर से धक्का दिया तुमने मुझे बेड से। अहाना जब ध्रुव के मुंह से सुनती है तो वो बेड से खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या आपको ज्यादा चोट लग गई? आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन आपको चोट पहुंचाना नहीं था। आप एक काम कीजिए, मुझे बाम दे दीजिए, मैं अभी आपकी चोट वाली जगह पर अच्छे से मालिश कर देती हूँ, फिर आपका दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। ध्रुव ये सुनकर अपनी टी शर्ट निकाल देता है और बेड पर अपने पेट के बल लेटकर अहाना से कहता है, बाम साइड ड्रॉ में रखा है, खुद निकाल लो, मुझ में चलने की ताकत नहीं बची है। अहाना ये सुनकर ड्रॉ की ओर जाती है और 3-4 ड्रॉ खोजने के बाद उसे बाम मिल ही जाता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और फिर वो ध्रुव की ओर जाकर उसके पास बेड पर बैठ जाती है। और जैसे ही बाम की शीशी खोलकर अपने हाथों में बाम लेकर ध्रुव को लगाने के लिए उसकी पीठ की ओर देखती है तो पाती है कि उसकी पीठ पर इस वक्त खरोंचने के निशान थे, जिन्हें देखकर अहाना अच्छे से समझ जाती है कि ये उसके ही दिए हुए नाखूनों के निशान है जो उसने तब दिए थे जब अहाना और ध्रुव फिजिकल हुए थे। उन्हें देखकर अहाना का फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो इसे इग्नोर करके ध्रुव से कहती है, दर्द कहाँ हो रहा है? ध्रुव अपने मन में, दर्द तो कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह दर्द के बहाने तुम इतने पास आ गई हो, अब तो झूठा दर्द भी बनाना पड़ेगा। कहते हुए ध्रुव अपने एक हाथ को अपनी पीठ के थोड़ा नीचे ले जाता है और दर्द भरी आवाज में कहता है, यहाँ। अहाना ये सुनकर ध्रुव की पीठ के नीचे उसकी कमर पर अपने हाथ रख देती है और धीमे धीमे वहां मसाज करने लगती है। ध्रुव जब अहाना के कोमल हाथों को अपनी कमर पर महसूस करता है तो सुकून से उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो अपनी आंखें बंद किए हुए अहाना के हाथों की मूवमेंट को फील करने लगता है। वहीं पीछे बैठी अहाना के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, वो उसके माथे पर हल्का हल्का पसीना आ गया था। वो ध्रुव की हॉट पीठ को देखने लगती है। उस रात तो वो नशे में थी, लेकिन आज वो पूरे होश हवासों में ध्रुव को हाफ नेक देख पा रही थी, जिसे देखकर उसके दिल की धड़कन किसी रोलर कोस्टर की तरह बढ़ने लगी थी। अहाना उसकी पीठ को देखकर अपनी आंखें बंद करके मसाज करने लगती है और फिर 5 मिनट बाद ही बेड से उठकर कहती है, हो गया। ध्रुव उसकी आवाज़ सुनकर होश में आता है और अपनी आंखें खोलकर अहाना की ओर देखकर कहता है, इतनी जल्दी? लेकिन मुझे तो अभी भी दर्द फील हो रहा है। अहाना अपनी गर्दन झुकाकर कहती है, थोड़ी देर दर्द रहेगा, उसके बाद दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। ध्रुव मुस्कुराते हुए बेड से खड़ा होता है और अहाना के पास जाकर उसके कान में कहता है, अब तुमने इतने प्यार से मसाज जो की है, थोड़ी ही देर में दर्द गायब ही हो जाएगा। कहते हुए ध्रुव अहाना के कान को चूम लेता है, जिससे अहाना अपनी आंखें बड़ी कर ध्रुव को देखने लगती हैं। ध्रुव उसके चेहरे को देखकर कहता है, इतनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे मत घूरो, वरना भी तुम्हारी आंखें निकलकर बाहर आ जाएंगी। अहाना ये सुनकर झट से अपनी आंखें नॉर्मल कर देती है और मुंह बनाते हुए एक नज़र ध्रुव को देखती है और वॉशरूम की ओर जाने लगती है। ध्रुव पीछे से उसे कहता है, कपड़े हैं या भिजवाने हैं? अहाना ये सुनकर रुक जाती है और बिना ध्रुव की ओर देखे कहती है, भिजवा दीजिए, और वॉशरूम में चली जाती है। ध्रुव उसे जाता देख एक स्माइल करता है और फिर अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ अपने रूम में चला जाता है। ध्रुव अपने रूम में जाता है और कॉल करके अहाना के कपड़े मंगा लेता है और उन्हें मारिया आंटी के हाथों उसके रूम में पहुंचा देता है। थोड़ी ही देर बाद सभी ही हॉल में तैयार होकर आ जाते हैं और अहाना जैसे ही अक्षरा को देखती है उसके पास जाकर कहती है, अक्षु चलो घर। कायनात जो अभी अभी नीचे आई थी मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आप सब जा रहे हैं? अहाना उसकी बात सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। वहीं ध्रुव ये देखकर अपनी कोल्ड आवाज में अहाना को घूरते हुए कहता है, ब्रेकफास्ट करके जाना। मगर अहाना उसे और उसकी बात को इग्नोर करती है और सीधे बाहर की ओर चली जाती है। अक्षरा ये देखकर सबको बाय करती है शिवाय अग्नि को छोड़कर और फिर रक्षी के साथ अहाना के पीछे पीछे चली जाती है। वहीं ध्रुव जब खुद की बात को नजरअंदाज होते हुए देखता है तो अपने मन में कहता है, आज शाम तैयार रहना अपनी इस गलती की पनिशमेंट के लिए, मिस यूजलेस। कहते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। वहीं अग्नि भी वहीं बैठा हुआ अपना फ़ोन निकालकर किसी को कुछ मैसेज टाइप करने लगता है। कायनात अपना खाना खाते हुए कहती है, चौहान साहब अब कल से हमारी शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं, तो आप कल से ऑफिस मत जाना, वहाँ का काम लक्ष्य भाई और आपके ये दोस्त संभाल लेंगे। अब ध्रुव भाई की भी शादी होने वाली है तो वो भी ऑफिस नहीं जा सकते। अग्नि कुछ कहता उससे पहले ही ध्रुव कहता है, कायनात फंक्शन सारा दिन नहीं चलने वाले हैं, हम सभी ही ऑफिस जाएंगे, जब रस्म होगी तब आ जाएंगे टाइम से। अग्नि, हाँ जान भाई सही कह रहे हैं, तुम फिक्र मत करो, हम टाइम से थोड़ा पहले घर आ जाएंगे। कायनात ये सुनकर एक स्माइल कर देती है और फिर अपना खाना खाने लगती है। वही विनायक खाना खाते हुए अपनी नज़रों से कायनात को ही देख रहा था। वो उसे आधे से ज़्यादा ऑब्जर्व करने में लगा हुआ था। तभी कायनात को अपने पैर पर किसी का पैर महसूस होता है। ये देखकर वो सामने बैठी चेयर पर विनायक को देखने लगती है और जल्दी ही अपना पैर पीछे कर लेती है और उसकी आंखों में डर आ जाने की वजह से वो अपनी गर्दन नीचे करके अपना खाना खाने लगती है।
वही विनायक उसे देखकर एक तिरछी स्माइल करता है और फिर अपना खाना खाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद सभी ही ऑफिस के लिए चले जाते हैं शिवाय विनायक के। वो घर पर ही रुकता है, वो अग्नि की शादी तक यहीं रुकने वाला था। इधर चौहान इंडस्ट्री, अग्नि इस वक्त अपने कैबिन में बैठा हुआ था और ठीक उसके सामने लक्ष्य खड़ा हुआ था। अग्नि उसे देखकर अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, या तो तुम मुझे आज अक्षरा का नंबर दो या फिर इस जॉब को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय खत्म कहो। लक्ष्य ये सुनकर अपने मन में कहता है, कहाँ से दूं मैं इन्हें नंबर, मैंने तो बस ईशा का नंबर लिया था और जिस दिन मिस लॉय के साथ लंच किया उस दिन भी उनसे उनका नंबर नहीं मांगा। अब ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, लगता है मेरी जॉब ही जाने वाली है। अग्नि उसे खुद में डूबा हुआ देखकर थोड़ा गुस्से से और तेज आवाज में कहता है, लक्ष्य क्या मेरी बात तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच पा रही है जो तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। लक्ष्य उसकी आवाज सुनकर अपनी खोई हुई दुनिया से वापस आता है और कुछ सोचकर बहुत ही मासूम बनकर कहता है, सर मैं आपको उनका नंबर दे तो देता, लेकिन कहकर लक्ष्य रुक जाता है। अग्नि ये देखकर गुस्से से, लेकिन क्या लक्ष्य झूठ को सच बनाते हुए बोलता है, लेकिन सर मिस लॉय ने मुझसे चैलेंज किया है, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारा बॉस मेरा नंबर जरूर मांगेगा और तुम मेरा नंबर उन्हें बिल्कुल मत देना, और उन्होंने आपके बारे में ये भी कहा था कि कहकर लक्ष्य एक बार फिर चुप हो जाता है। अग्नि ये देखकर अपना हाथ जोर से टेबल पर मारकर गुस्से से कहता है, क्या कहा था उसने मेरे बारे में। लक्ष्य उसका इतना गुस्से देखकर 2 कदम पीछे हो जाता है और अपने मन में कहता है, मिस लॉय माफ करना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, प्लीज आप बाद में इस हैवान को हैंडल कर लेना, मुझे अपनी जॉब बचाने के लिए ये करना पड़ रहा है। कहकर लक्ष्य अग्नि से कहता है, मिस लॉय ने कहा था कि आप एक नंबर के डरपोक है और तो और आप बस हवा में बातें करना जानते हैं, बाकी आप में कोई हिम्मत नहीं है, बस अपनी ये बॉडीगार्ड की पलटन लेकर अपना सीना चौड़ा करके घूमना आता है आपको। अगर ये पलटन ना हो तो आप एक डरपोक की तरह रहेंगे, और अगर आप हिम्मत वाले होते तो खुद मिस लॉय के सामने जाकर उनसे उसका नंबर मांगते, ना कि मुझसे। और ये भी कहा था कि आप कभी सामने से उनका नंबर खुद नहीं मांग सकते क्योंकि आप में हिम्मत ही नहीं है और नंबर मांगने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है जो आप में रद्दी भर नहीं है। कहकर लक्ष्य चुप हो जाता है। वहीं अग्नि जैसे ही ये सुनता है गुस्से से उसका खून खौल उठता है और वो गुस्से से अपने दांत भींचते हुए कहता है, ऐसा कहा चेरी ने, अब मैं उसे खुद बताऊंगा कि मुझ में कितनी हिम्मत है और कितनी नहीं, अब मैं खुद सामने से उसका नंबर मांगूंगा। और फिर लक्ष्य की ओर देखकर कहता है, मुझे नहीं चाहिए अब उसका नंबर तुमसे, मैं खुद मैनेज कर लूंगा, अब तुम जाओ और आज का शेड्यूल लेकर आओ। लक्ष्य ये सुनकर जल्दी से अग्नि के कैबिन से भाग जाता है और अपने कैबिन में आकर अपनी चेरी पर बैठकर पानी का गिलास एक सांस में पोते हुए ऊपर को तरफ देखकर कहता है, हे भगवान प्लीज मिस लॉय को इस हैवान के गुस्से से बचा लेना, मैंने झूठ तो बोल दिया है, बस अब मिस लॉय अग्नि सर को सच ना बता दे वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। आपको तो पता है मैंने इस कंपनी ने नौकरी पाने के लिए पूरे 16 सोमवार के व्रत रखे थे, तब जाकर महादेव मुझसे खुश हुए थे और माना कि बॉस थोड़े एक खड़ूस हैवान जल्लाद है, बट प्लीज लेकिन महादेव आपने मुझे ये जॉब दिला दी और बदले में मैंने भी तो आपको को 101 नारियल चढ़ाए थे, तो बस अब मेरी जॉब को बचाना और साथ में मिस लॉय को इस हैवान के हाथों में अब की बार महादेव आप पर 201 नारियल चढ़ाऊंगा। कहते हुए लक्ष्य फिर शेड्यूल तैयार करता है और थोड़ी देर बाद अग्नि के कैबिन में जाकर उसे शेड्यूल बता देता है और फिर दोनों ही मीटिंग के लिए बाहर चले जाते हैं। साथ में अग्नि के पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड की भी फौज कार से उसके पीछे आने लगती है और अग्नि रिव्यू मिरर से जब ये देखता है तो उसे लक्ष्य की कही हुई बात याद आ जाती है कि अक्षरा ने ये कहा था कि बॉडीगार्ड की पलटन लेकर चलने से ही उसे हिम्मत आती है। उन्हें देखकर अग्नि अपने एक हाथ को खिड़की से बाहर निकालकर उन्हें रुकने के इशारा कर देता है, जिससे सारी कार पीछे एकदम से रुक जाती है और अग्नि बस लक्ष्य के साथ ही मीटिंग के लिए जाने लगता है। लक्ष्य जब ये देखता है तो उसे मन ही मन अब अक्षरा के लिए बुरा फील होने लगता है और वो सोचता है कि अग्नि अक्षरा के साथ क्या करेगा। इधर अक्षरा अहाना अक्षी जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने फ्लो पर बुआ जी नीचे बैठी हुई थी और उनके सामने गोलू, अक्षरा और अक्षी का छोटा सा डॉगी उन्हें देखकर लगातार उन पर भौंके जा रहा था। बुआ जी जब अक्षरा को देखती है तो झट से खड़ी हो जाती है और उसके पीछे जाकर कहती है, हे तीखी मिर्ची समझा अपने इस कुत्ते को, मुझ पर ना भौंके, इसने सारी रात मुझे यहाँ सोने नहीं दिया। अक्षरा और अहाना अक्षी ये सुनकर दबे मुंह हंसने लगते हैं। वहीं अक्षी अपनी हंसी कंट्रोल करके चेहरे पर गुस्सा लाकर कहती है, बुआ दादी ये कुत्ता नहीं है, इसका नाम गोलू है। बुआ जी अब ये गोलू हो या मोलू, इस जल्दी से संभालो। अक्षरा अक्षी को अपनी गोद से उतारती है और जाकर गोलू को अपने हाथ में उठा लेती है। बुआ जी ये देखकर एक राहत की सांस लेती है और फिर बड़े ही एटीट्यूड से अहाना से कहती है, आज तुम हॉस्पिटल मत जाना, आज से तुम्हारी शादी के रिचुअल्स शुरू होने वाले हैं, शाम को तुम्हारी हल्दी है, विजय के घर से उसकी झूठी हल्दी आ जाएगी और वही तुम्हें लगेगी, इसीलिए तैयार रहना, मैंने अपने कुछ मेहमानों को बुलाया है और तुम भी अपने कुछ गेस्ट को बुला लेना।
जितनी जल्दी से तुम्हारी शादी होगी उतना अच्छा है। उसके बाद अक्षरा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगी। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है जल्दी से कहती है, ओ बुआ जी मुझसे तो आप कोसों दूर हो रहना, मेरे लिए आपको कोई लड़का देखने को जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने लिए देख लूंगी। पता चला कि अपने जैसा ढूंढ कर ले आई मेरे लिए, आप तो झेली नहीं जाती, उसे कैसे झेलूंगी पूरी उम्र। बुआ जी गुस्से से कुछ कह पाती उससे पहले अहाना बोल पड़ती है, अक्षु अब चुप हो जाओ और जाकर रूम में बाकी गेस्ट को कॉल करके शाम तक यहाँ आने के लिए बोल दो, तब तक मैं भी सारे मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर देती हूँ। अक्षी मम आप क्यों करोगे सब, जब बुआ दादी ने आपकी शादी की तैयारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है तो फिर मेहमानों की खातिरदारी करने में भी ये कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और आप तो दुल्हन हो, आपको तो अच्छे से तैयार होना चाहिए, वैसे भी हम लड़कियों को तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगता है और बुआ दादी बड़ी है, वो अपने हिसाब से सब देख लेंगी, आप चलिए मेरे साथ। कहते हुए अक्षी खींचते हुए अहाना को अपने साथ रूम में ले जाती है और वहीं अक्षरा भी गोलू को लेकर अपने रूम में भाग जाती है और इधर बुआ जी उन्हें आंखें फाड़े हुए जाते हुए देखती है, फिर टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाती है और डेकोरेशन वाले को बुला लेती है। शाम का वक्त, अहाना इस वक्त हॉल में बैठी हुई थी। उसने इस वक्त एक बहुत ही प्यारा सा येलो कलर का लहंगा चोली पहना हुआ था और फ्लावर्स की ज्वेलरी पहन रखी थी और बाकी सब मेहमान वहीं हॉल में बैठे थे। अक्षरा ने भी आज येलो कलर का प्लाजो सूट पहन रखा था और अक्षी ने येलो कलर का जंपसूट। अक्षरा ने सभी ही मेहमानों को कॉल करके बुला लिया था और साथ में अक्षरा ने कायनात को भी कॉल करके पूरी फैमिली के साथ आने के लिए कह दिया था। अहाना बैठी हुई एकटक दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे वो ध्रुव के आने का वेट कर रही हो। उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। ध्रुव के करीब जाने पर उसे जो महसूस होता है ऐसा उसे विजय के साथ रहने से नहीं होता। वो राह देख ही रहा थी कि तभी बुआ जी हल्दी की कटोरी लेकर आती है और अहाना के सामने रखकर सबसे पहले अहाना को हल्दी लगाकर फिर बाकी सबको देखकर कहती है, दूल्हे के घर से हल्दी आ गई है, अब आप सब भी हल्दी लगा लीजिए। कहते हुए सब आगे आते हैं और अहाना को बुआ जी के बाद अक्षरा और अक्षी हल्दी लगाते हैं और फिर ईशा कुणाल बाकी सब एक एक करके अहाना को हल्दी लगाने लगते हैं। अहाना बस अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लिए हुए उन सब के बीच बैठी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। इधर सिंघानिया हाउस के पीछे वाले दरवाजे पर ध्रुव इस वक्त एक हल्दी की कटोरी लिए उसे एक गमले में गिरा देता है और उस गिरी हुई हल्दी को देखकर अपनी ऑब्सेस्ड आवाज में कहता है, मेरी अहाना पर तो मैं अब किसी और की नजरें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इस साले विजय की झूठी हल्दी अपनी जान के शरीर पर कैसे लगने दूंगा। अब उसे तो मेरी झूठी हल्दी ही लगेगी, देखते हैं मेरी जान पर मेरी झूठी हल्दी का कितना निखार आता है। कहते हुए ध्रुव बड़े ही स्टाइल से अपने कदमों को वहां लगे एक वॉश बेसिन के पास ले जाता है और वहां पानी चलाकर अपना फेस धोने लगता है, क्योंकि उसके दोनों गाल पर हल्दी लगी हुई थी। आखिर भाई पहले अक्षरा ही हल्दी की कटोरी लेकर उसके पास आई थी और उसने ध्रुव को हल्दी लगाई थी और विजय वाली जल्दी को उसने ध्रुव को ही दे दिया था। ध्रुव ने अक्षरा के हाथों से वो कटोरी लेकर अपनी वाली झूठी हल्दी की कटोरी उसे दे दी थी, जिससे अक्षरा जल्दी से कटोरी को ले जाकर किसी लड़के को दे देती है और वो लड़का बुआ जी को हल्दी देकर कहता है कि वो विजय के घर से झूठी हल्दी लेकर आया था। अब ये सब तो जीजा साली की चाल थी, अभी तो आगे चलकर जीजा साली का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, जिसे देखकर तो अग्नि और भी ज्यादा जलेगा। इधर एक आलीशान रूम में एक 28 साल का लड़का इस वक्त अपने हाथ में कायनात और अग्नि की एंगेजमेंट तस्वीर लिए हुए उसे गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड थी, गोरा रंग, भूरी आंखें, पतले होठ, गर्दन पर स्टार का बना हुआ टैटू और एक कान में सोने की बाली। वो तस्वीर को देखता हुआ एक स्मिक करता है और कहता है, तो अग्नि सिंह चौहान शादी करने जा रहा है, इंटरेस्टिंग। अब इसकी शादी में मुझे बिन बुलाए मेहमान बनकर जाना होगा, आखिर वहाँ कुछ धमाका भी तो करना है। फिर वो अपने सोफे पर लेटकर उस फोटो को देखता है और अपनी जेब से लाइटर निकालकर कोने में उसमें लाइटर से आग लगा देता है और उस फोटो को जलते हुए अपनी गुस्से भरी निगाहों से देखने लगता है। आग उस लड़के के हाथ के उस हिस्से तक पहुंच जाती है जहां से उसने फोटो को पकड़ा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर किसी भी तरह का दर्द नहीं आता। वो बस बिना किसी इमोशन के उस जलती हुई फोटो को देखने लगता है और फिर जब वो फोटो पूरी तरीके से जलकर राख में बदल जाती है, उस राख को अपने हाथों में मसलकर कहता है, चौहान ब्रदर्स को भी अब ऐसे ही मुझे मसलना है, वो भी बुरी तरह से। अब कोई उन्हें मुझसे नहीं बचा सकता और जो अब बीच में आएगा वो अपनी कम से हाथ धो बैठेगा। कहते हुए एक डेविल स्माइल करता है। अब इसे कौन समझाए कि अब चौहान ब्रदर्स को बचाने के लिए अक्षरा उनकी प्रोटेक्टर बनी हुई है। अब इसे चौहान ब्रदर्स तक पहुंचने से पहले अक्षरा से मुकाबला करना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में अहाना की हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। अहाना अपने रूम में नहाने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो अपने रूम में जाती है, दरवाजे को अच्छे से अंदर से लॉक कर देती है और फिर कबोर्ड की ओर जाकर अपने कपड़े निकालकर बेड पर रख देती है और फिर नहाने के लिए वॉशरूम में चली जाती है।
जैसे ही वो वॉशरूम में जाकर डोर को अंदर से लॉक करती है और पीछे मुड़ती है, उसके डर से चीख निकल जाती है क्योंकि उसके सामने ध्रुव बड़े ही स्टाइल में खड़ा हुआ उसे देख रहा था। ध्रुव जब उसके चीखने की आवाज़ सुनता है तो कहता है, मिस यूजलेस वाई आर यू शाउटिंग, कोई भूत नहीं है, मैं हूँ। अहाना उसे पास आकर कहती है, मैंने कितनी बार कहा है आपसे ऐसे भूतों की तरह कभी भी प्रकट मत हुआ करे मेरे सामने, मुझे डर लगने लगता है आपको ऐसे देखकर। और आप यहाँ पर मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे हो वॉशरूम में क्या कर रहे हैं? ध्रुव उसे नीचे से ऊपर देखकर अपनी हस्की वॉइस में कहता है, मिस यूजलेस हॉट लग रही हो, मेरी झूठी हल्दी तुम्हारे शरीर पर जच रही है। अहाना जैसे ही ये सुनती है अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, आपको झूठी हल्दी नहीं लगी है, मुझे तो भी। जैसे ही अहाना विजय का नाम अपने मुंह से लेने वाली होती है उसी वक्त ध्रुव अपने होठों को आपस में भींचकर उसे देखने लगता है। अहाना ये देखकर चुप हो जाती है क्योंकि उसे ध्रुव की कही हुई बात याद आ जाती है कि जब भी वो विजय का नाम अपनी जुबान से लेगी ध्रुव उसे एक लॉन्ग डीप किस करेगा। ध्रुव उसे चुप होता देख स्मर्क स्मर्क करता है और कहता है, चुप क्यों हो, बोलो आगे। अहाना कुछ सोचकर कहती है, आपकी झूठी हल्दी नहीं लगी है मुझे, मेरे मंगेतर को झूठी हल्दी लगी है। ध्रुव ये सुनकर अहाना की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींच लेता है जिससे अहाना उसकी चेस्ट पर अपने हाथ रख लेती है और ध्रुव के कपड़ों पर भी हल्दी लग जाती है। ध्रुव अहाना के गाल पर अपना गाल रखकर रगड़ने लगता है जिससे अहाना के गाल पर लगी हुई हल्दी ध्रुव के गाल पर भी लग जाती है और अहाना की बॉडी में इससे एक सिहरन पैदा होती है। ध्रुव उसके दूसरे गाल पर अपना गाल रगड़ते हुए कहता है, मिस यूजलेस, मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे वॉशरूम में, तुम्हारे साथ हमारी हल्दी की रस्म पूरी करने आया हूँ। कहते हुए अहाना की गर्दन पर अपने गाल रखकर हल्दी लगा देता है। अहाना ये देखकर अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करने लगती है और फिर ध्रुव को खुद से दूर करके कहती है, हो गई अब हल्दी की रस्म पूरी, अब निकलो यहाँ से। ध्रुव ये सुनकर उसे घूरता हुआ कहता है, मिस यूजलेस, तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं रहती मुझे अपने आप से दूर भेजने की, और अभी तो तुम्हारी सुबह की भूल की पनिशमेंट भी बाकी है। अहाना कंफ्यूज होती हुई, मैं आपको बता दूं मिस्टर चिपकू, मैं रोज भीगे हुए बादाम खाती हूँ, मेरी यादाश्त बहुत तेज है और मैंने कौन सी भूल कर दी सुबह जो मुझे याद ही नहीं। ध्रुव उसके करीब जाकर, बाद खाकर भी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में है, कौन सी शॉप से बादाम खरीदती हो, कहीं वो तुम्हें एक्सपायर वाले बादाम तो नहीं देता, इसीलिए तो तुम्हें खाकर भी कुछ याद हो नहीं रहता। अहाना गुस्से से, मैं बहुत अच्छी क्वालिटी के बादाम खरीदती हूँ और दिमाग मेरा नहीं आपका घुटनों में है। हो घुटनों में भी क्या, आपके पास तो दिमाग ही नहीं है, एटलीस्ट मेरा घुटनों में तो है, आपका तो वो भी नहीं। ध्रुव उसकी बाजू को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहता है, मिस यूजलेस, अगर मेरे पास दिमाग नहीं होता तो मैं इतनी बड़ी एम्पायर का बॉस नहीं होता और ना ही एक माफी। ध्रुव ये कहते हुए रुक जाता है क्योंकि वो अभी अहाना को ये नहीं बताना चाहता था कि वो एक माफिया भी है। अहाना उसके सीने पर अपना एक हाथ मारकर कहती है, अब क्या हुआ, चुप क्यों हो गए, आगे बोलिए। ध्रुव, तुम यूजलेस चुप रहोगी तभी तो मैं बोलूंगा, रिट्टू तोते को तरह बोलती रहती हो, बस मेरी तो सुनती ही नहीं हो। अहाना ये सुनकर कहती है, हाँ तो क्यों सुनूं मैं, आपको आपकी आवाज़ मुझे अलार्म क्लॉक रिंगिंग की तरह लगती है, जैसे सुबह जब अलार्म बजता है और सोए हुए इंसान को वो इरिटेट लगता है, उसी तरह आपको आवाज़ भी मुझे इरिटेटिंग लगती है। तो क्यों सुनूं मैं आपको? ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम अब इसी इरिटेट बंदे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली हो, समझी मिस यूजलेस। अहाना गुस्से से, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ध्रुव उसका हाथ पकड़कर एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, छोड़ना भी मत मिस यूजलेस। ये कहकर दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अहाना को ध्रुव की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा था, वहीं ध्रुव को अहाना की आंखों में कोई इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। ध्रुव ऐसे ही देखता हुआ अहाना को उसकी कमर से लिफ्टिंग करता हुआ शॉवर के नीचे ले जाता है और शॉवर ऑन कर देता है जिससे ठंडा पानी उन दोनों की बॉडी पर गिरने लगता है। ध्रुव अहाना के शरीर पर लगी हुई हल्दी को साफ करने लगता है। उसके हर एक टच से अहाना की सांसें भारी हो रही थी, वो अपने होठों को आपस में भींचकर अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव जब ये देखता है तो अहाना के होठ पर अपनी एक उंगली फिराकर कहता है, डोंट बाइट योर लिप्स मिस यूजलेस, इट्स माई ड्यूटी नॉट योर्स। कहते हुए अहाना को गर्दन के पास अपना चेहरा ले जाता है और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर बहुत जोर से बाइट कर लेता है जिससे अहाना के मुंह से आह निकल जाता है। ध्रुव उसकी गर्दन से दूर होकर उसके चेहरे को देखकर कहता है, इट्स योर पनिशमेंट मिस यूजलेस टू इग्नोर मी इन द मॉर्निंग। अहाना ये सुनकर गुस्से से अब उसे घूरने लगती है, वहीं ध्रुव उसके चेहरे पर आए हुए गीले बालों को पीछे करते हुए कहता है, नाउ टेक ए शॉवर आई एम गोइंग। कहते हुए ध्रुव मुड़कर जाने लगता है मगर तभी उसे एहसास होता है कि अहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया है। ये महसूस कर ध्रुव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, उसे लगा कि अहाना उसे जाने नहीं देना चाहती। वो मुस्कुराते हुए अहाना की तरफ मुड़ता है और जैसे ही कुछ कहने वाला होता है उससे पहले अहाना उससे वार्निंग टोन में कहती है, गीले हो चुके हैं आप, ध्यान से जाना, अगर मेरे कमरे में फ्लो पर थोड़ा सा भी पानी नजर आया तो आपसे ही पोछा लगवाऊंगी। अंडरस्टैंड मिस्टर चिपकू।
ध्रुव जैसे ही ये सुनता है उसके चेहरे से हंसी चली जाती है और वो खुद से कहता है ये 5 फुट 2 इंच की लड़की एक माफिया किंग से पोछा लगवाएगी, क्या दिन आ गए हैं। आहाना सुना ना, अपने अब ध्यान से जाना, फर्श गिला नहीं होना चाहिए। ध्रुव चिढ़कर कहता है अब नीचे से ऊपर तक तो हिला हो चुका हुआ फर्श पर पैर नहीं रखूं तो क्या उड़कर जाऊं। आहाना गुस्से से मुझे नहीं पता, जैसे ही जाइए मगर मेरे रूम में पानी की एक भी बूंद मुझे अपने फर्श पर नहीं चाहिए। ध्रुव गुस्से से ठीक है मेरी माँ कहते हैं और अपना हाथ आहाना के हाथ से छुड़वाकर बाहर की ओर चला जाता है और रूम में जाकर पायदान को खिसकाते हुए उस पर अपने पैर रखता हुआ बालकनी तक जाता है और फिर वहां से खिड़की से उतर के पाइप के सहारे नीचे चला जाता है। अब तक रात हो चुकी थी इसीलिए किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर चौहान मैंशन की ओर निकल जाता है। वही उसके जाते ही एक कार सिंघानिया हाउस के पीछे वाले दरवाजे के सामने रुकती है। उस कार की ड्राइविंग सीट से एक ब्लैक हड्डी और जीन्स पहने एक लड़का बाहर आता है और उस पाइप के पास जाकर खड़ा हो जाता है और ऊपर की ओर देखने लगता है। फिर खुद से कहता है सेकंड फ्लोर पर आहाना भाभी का रूम और थर्ड फ्लोर पर चेरी का, मुझे इस पाइप से थर्ड फ्लोर पर जाना है। अब आप समझ हो गए होंगे कि ये और कोई नहीं बल्कि अग्नि है जो आज अक्षरा के रूम का टूर करने आया था और उससे नंबर लेने आया था। अग्नि जैसे ही पाइप पर चढ़ता है उसके हाथ और पैर फिसल जाते हैं और वो ठीक से चढ़ नहीं पाता। ये देखकर वो पाइप को गौर से देखता है और खुद से कहता है ये पाइप कहीं से लीक है क्या, इस पर ये पानी कहाँ से आ गया। कहते हुए नमे सिर हिला देता है और बेचारा फिर से चढ़ने की कोशिश करने लगता है। बेचारा 3-4 बार आधा चढ़ता है और फिर फिसल कर वापस नीचे आ जाता है। ध्रुव खुद तो अपनी जान से मिलकर चला गया लेकिन अग्नि के लिए रास्ता डिफिकल्ट करके चला गया, मगर अग्नि हार नहीं मानता। वो 3-4 बार फिर ट्राई करता है और आखिर में उसकी कोशिश कामयाब हो जाती है। वो थर्ड फ्लोर पर अक्षरा के रूम की बालकनी में चला जाता है और फिर उसके रूम के अंदर जाता है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाता है। रूम में इस वक्त कोई नहीं था। फिर अग्नि वहां की दीवारों को देखकर खुद से कहता है ये लिटिल कैट ने मुझसे झूठ कहा, मुझे तो यहाँ की दीवारों पर कहीं अपनी एक भी फोटोज नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर हर जगह चेरी और उसके दोस्तों के साथ भाभी और लिटिल कैट की फोटोज है। खैर मुझे क्या, मैं कौन सा यहाँ फोटोज देखने आया था, मैं तो उस चेरी से मिलकर उसे ये दिखाने आया हूँ कि मुझ में बहुत हिम्मत है। लेकिन ये चेरी है कहाँ। अग्नि ने इतना ही कहा था कि तभी वॉशरूम का डोर खुलता है। अग्नि डोर खुलने की आवाज़ से उस और देखने लगता है और जैसे ही देखता है उसकी नज़रें वहीं जम जाती है और हार्टबीट तेज हो जाती है। सामने वॉशरूम से अभी अभी अक्षरा नहाकर निकली थी। उसने इस वक्त बस खुद से शरीर पर रेड कलर का टॉवल लपेट रखा था जो बस उसकी थाई तक ही आ रहा था। उसकी गोरी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। वो रेड कलर का टॉवल उसकी स्किन पर किसी रेड रोज की तरह दिख रहा था और उसका चेहरा किसी फूल की तरह खिल रहा था। लेकिन अग्नि की नज़रें तो कहीं और ही थी। वो तो अक्षरा के क्लीवेज पर तो तिल था। उसे अपनी खा जाने वाली नज़रों से देखने लगता है। उसे अब उस तिल से जलन सी होने लगती है और वो एक टक उसकी ओर देखने लगता है जैसे उसे अपनी आंखों से ही भस्म कर देगा। टीयर्स ऑफ जॉय। अक्षरा की नज़र जैसे ही अग्नि पर जाती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो जब अग्नि की नज़रों को फॉलो करती है तो उसकी आंखों में एक शरारत आ जाती है। वो अग्नि की तरफ बढ़ने लगती है और उसके सामने जाकर कहती है मिस्टर किलर डू यू वांना टच इट। अग्नि उसके तिल को ही देख रहा था, उसे कोई होश नहीं रहा था। वो बेख्याली में हाँ में अपना सिर हिला देता है। अक्षरा ये देखकर गुस्से से उसके सीने पर अपने हाथ रखती है और उसे पीछे की ओर धक्का दे देती है जिससे वो दीवार से लग जाता है। और फिर अक्षरा बेड पर से चादर को उठाती है और खुद को कवर करके अग्नि की ओर देखकर कहती है मिस्टर किलर शर्म नहीं है क्या, कैसे घूर घूर कर देख रहे थे, मुझे लगता है भूल गए आप, जल्दी ही आपकी शादी होने वाली है। अग्नि उसके धक्का देने होश में आता है और जैसे ही अक्षरा की बात सुनता है अपनी नज़रें इधर उधर करने लगता है। अक्षरा जब तो एक टक देख रहे थे, अब नज़रें चुरा कर क्या फ़ायदा। अग्नि ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है और उससे कहता है वियर योर क्लोथ्स, इस चादर का भी कोई भरोसा नहीं है कब फिसल जाए, और अगर ये फिसल गई तो मेरी नीयत भी जरूर फिसल जाएगी। कहते हुए अक्षरा को अपनी इंटेंस नज़रों से देखने लगता है। वहीं अक्षरा ये सुनकर बेड से अपने कपड़े उठाती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। अग्नि ये देखकर उसके रूम को देखने लगता है जिसे बहुत ही सलीके से तैयार किया हुआ था। लेकिन को बेचारा तो हर दीवार को घूर घूर कर देख रहा था। सोच रहा था कि कहीं तो उसे अपनी फ़ोटो नज़र आएगी ही, मगर उसकी किस्मत खराब, उसे कहीं अपनी फ़ोटो दिखाई ही नहीं देती। थोड़ी देर बाद अक्षरा एक शॉर्ट पैंट और ओवरसाइज टी शर्ट पहनकर बाहर आती है और अग्नि को देखती है जो अब सोफे पर बैठा हुआ मैगजीन रीड कर रहा था। अक्षरा उसे देखकर उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है क्यों आए हैं आप मेरे घर। अग्नि अपनी एक टांग पर टांग रखकर कहता है तुम्हें अपनी हिम्मत दिखाने। अक्षरा ये सुनकर कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। वहीं अग्नि उसे देखकर आगे कहता है तुमने ही लक्ष्य को कहा था ना कि मुझ में हिम्मत नहीं है, और तुम जब ही मुझे अपना नंबर दोगी जब मैं खुद तुम्हारे सामने आकर तुमसे तुम्हारा नंबर मांगूंगा। और क्या कहा था तुमने लक्ष्य से, ये कि मैं अपनी गार्ड की पलटन को लेकर घूमता हूँ इसीलिए मुझ में इतनी हिम्मत आती है।
अब मैं अकेला ही तुम्हारे घर तुम्हारे रूम में तुमसे तुम्हारा नंबर मांगने आया हूं, तो इससे अब तुम्हें ये साबित हो चुका होगा कि बहुत हिम्मत है मुझ में। यहाँ अग्नि अपनी तारीफें कर रहा था, वहीं अक्षरा कंफ्यूज होकर उसकी बातों को सुन रही थी। और जब अग्नि लक्ष्य का नाम लेता है, अक्षरा समझ जाती है कि जरूर लक्ष्य ने ही कोई गोलमाल किया होगा, वरना अक्षरा ने तो कभी लक्ष्य को ऐसी बातें कही ही नहीं। अक्षरा ये समझकर लक्ष्य से बाद में इसके बारे में डिस्कस करने का डिसाइड करती है और फिर अग्नि की तरफ देखकर कहती है, कहाँ ये आए हैं आप? अग्नि ये सुनकर अपनी एक आईब्रो उठाकर कहता है, कहाँ से का क्या मतलब, अपने घर से आया हूँ। अक्षरा उसके सामने सोफे पर बैठकर कहती है, मेरा मतलब है मेरे रूम में कैसे आए हैं आप? अग्नि ये सुनकर अपनी नज़रें एक बार फिर इधर उधर करने लगता है। अब अगर वो अक्षरा को ये बताता कि वो पाइप से चढ़ कर आया है तो उसकी इज्जत की तो धज्जियां ही उड़ जाती। वो बड़े ही एटीट्यूड से अक्षरा की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारे रूम के दरवाजे से आया हूँ। ये सुनकर अक्षरा डोर की तरफ देखती है जो अंदर से लॉक था, और फिर बालकनी के दरवाजे की तरफ देखकर अग्नि की ओर देखने लगती है। अक्षरा अग्नि को देखकर कहती है, मुझे लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, डोर तो अंदर से लॉक है और बालकनी का दरवाजा खुला है, आई थिंक आप वहीं से अंदर आए हैं। अग्नि ये सुनकर बड़े ही एटीट्यूड से कहता है, हाँ तो डोर अंदर से बंद था, तभी तो बालकनी वाले रास्ते से आया, वरना मैं डोर से ही आता। अक्षरा सोफे से खड़ी होकर कहती है, ठीक है आ गए हैं, अब जिस रास्ते से आए हैं उसी से वापस भी चले जाइए। अग्नि भी सोफे से खड़ा होकर कहता है, क्यों जाऊं, अभी अभी तो यहाँ आया हूँ, थोड़ी देर यहीं घूमने तो मुझे। अक्षरा उसे घूरती हुई कहती है, ये मेरा रूम है, कोई आगरा का ताजमहल नहीं जो घूमेंगे यहाँ पर, और ना ही कोई गार्डन है बड़े आए घूमने वाले। अग्नि चिढ़ता हुआ अक्षरा से कहता है, तुम्हें मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम क्या है? तुम भी तो मेरे घर आती हो, मैं क्या तुम्हें जाने के लिए कहता रहता हूँ? अब मुझे थोड़ी देर यहीं रहना है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। अक्षरा मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो रात भर यही रुक जाओ। अब अग्नि ये सुनकर एक डेविल स्माइल करता है और फिर अक्षरा के रूम की दीवारों को देखने लगता है। टीयर्स ऑफ जॉय अक्षरा उसे एक नज़र देखती है और फिर डोर की ओर जाकर बस अंदर से उसे अनलॉक कर देती है, क्योंकि अक्षी रोज लेट नाइट उसके रूम में आकर उसके पास सो जाती है। और फिर अक्षरा अपने केस से रिलेटेड एक फाइल लेती है और साइड डेस्क पर बैठकर उसे रीड करने लगती है। तकरीबन 10 मिनट बाद अक्षरा देखती है कि अग्नि उसकी फोटोज को छू छू कर देख रहा है और दीवारों पर अपने हाथ से नॉक करके देख रहा है। अक्षरा उसे देखकर कहती है, सुरंग नहीं है मेरे रूम की दीवार के पीछे जो उसे दरवाजे की तरफ नॉक करके देख रहे हैं आप? और क्या दीवारें मुझसे ज्यादा सेक्सी है जो ऐसे घूर के देख रहे हैं उन्हें? अग्नि अक्षरा की बातों को इग्नोर करता है और अक्षरा की फोटोज को देखने लगता है। अक्षरा ये देखकर अपने लैपटॉप में अपनी नज़र गड़ा लेती है। कुछ पल बाद अग्नि की नज़र एक छोटे से स्विच पर जाती है, वो स्विच अक्षरा की फोटो के बिल्कुल पास था। उसे देखकर अग्नि अक्षरा से कहता है, ये स्विच का बोर्ड किस चीज़ का है? इस पर तो बस एक ही बटन लगा हुआ। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है वो अग्नि की तरफ देखती है और चेयर से खड़ी होकर उसके अग्नि के पास जाते हुए कहती है, नहीं उसे प्रेस मत करना। मगर उसके पहुंचने से पहले ही अग्नि स्विच ऑन कर देता है, जिससे अक्षरा की आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन जल्दी आने के चक्कर में उसका पैर मूड जाता है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है अग्नि उसे उसकी कमर से पकड़कर थाम लेता है। उसी वक्त अक्षरा के रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक डिम लाइट जल उठती है और इसी के साथ अक्षरा के रूम की हर दीवार पर अग्नि की फोटोज विजिबल होने लगती है। अग्नि ये देखकर हैरान हो जाता है, जहां अभी तक उसे एक भी दीवार पर अपनी फोटो नजर नहीं आ रही थी, अब उसे हर दीवार पर अपनी फोटोज नजर आने लगी थी। वो हैरानी से अक्षरा की ओर देखने लगता है और फिर उसे ठीक से खड़ा करके उससे दूर होकर अपनी फोटोज देखने लगता है। अक्षरा ने है दीवार पर अग्नि के बचपन से लेकर बड़े होने तक की सारी तस्वीरें थी और साथ में वो सारी तस्वीर हार्ट शेप लाइटिंग के अंदर लगाई हुई थी। अक्षरा पीछे खड़ी हुई अग्नि को ही देख रही थी, बस वो दुआ कर रही थी भगवान से कि अग्नि को उसके और अपनी बचपन वाली फोटोज ना दिखे जो उसने वहीं लगाई हुई थी। लेकिन आज भगवान भी उस पर मेहरबान नहीं था। अग्नि की नज़र बीचों बीच हॉट शेप पर लगी एक फोटो पर जाती है जिसमें अक्षरा और वो एक साथ खड़े हुए थे। वो अग्नि की बचपन की तस्वीर थी। अग्नि जैसे ही ये देखता है उस फोटो पर अपना हाथ फिराने लगता है और फिर अपने साथ खड़ी हुई छोटी सी लड़की को देखकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। उस फोटो में वो उस लड़की के हाथों में पकड़ी हुई कॉटन कैंडी खा रहा था, जिससे उस लड़की के छोटे से चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था, लेकिन वो लड़की उसमें भी बहुत क्यूट लग रही थी। अग्नि को ये देखकर उस रात की याद आ जाती है जब अक्षरा ने होटल के सामने सड़क पर खड़े होकर कॉटन कैंडी ली थी। उस फोटो में अग्नि उस वक्त 11 साल का था और अक्षरा उस वक्त 4 साल की थी। ये याद कर वो अक्षरा की तरफ देखता है और फिर उसे अपनी तरफ खींचकर उस फोटो की तरफ उसके फेस कर देता है और खुद उसके पीछे खड़ा होकर कहता है, तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आई? अक्षरा उस फोटो को देखती हुई नमी आवाज में बोलती है, ये फोटो मेरे पास बचपन से है। ये सुनकर अग्नि को बेचैनी होने लगती है और वो अक्षरा को अपनी तरफ घुमा लेता है और उसकी कमर पर हाथ रखकर अपनी बढ़ती सांसों में कहता है, चेरी क्या तुम विराज सिंघानिया और अवनी सिंघानिया की बेटी हो?
अक्षरा जैसे ही अग्नि के मुंह से अपने मॉम डैड का नाम सुनती है उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वो अग्नि की आंखों में देखकर हाँ के अपना सिर हिला देती है। अग्नि जैसे ही ये देखता है उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो एकटक अक्षरा को देखने लगता है और कहता है क्या ये सच है। अक्षरा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, वो साइड में लगे स्विच बटन को फिर से प्रेस कर देती है जिससे सिर्फ एक दीवार का रंग बदल जाता है और इस बार अग्नि की तस्वीर की जगह अक्षरा अहाना की बचपन की तस्वीर के साथ बड़ी होने तक सारी तस्वीरें आ जाती है जिनमें अक्षरा के मॉम डैड विराज और अग्नि की भी फोटोज थी और कुछ तस्वीरों में छोटा अग्नि भी उनकी उंगली पकड़े हुए खड़ा था। अग्नि जब वो तस्वीर देखता है तो अक्षरा को तरफ देखकर कहता है तुम सब कहाँ चले गए थे, हमें छोड़कर जानती हो मॉम ने तुम सबको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, तुमने हमसे अपने सारे कनेक्शन खत्म कर लिए थे। चेरी बताओ मुझे कहाँ चले गए थे अचानक से तुम सब, और अंकल आंटी वो दोनों कहाँ है। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है वो अग्नि से दूर होती है और स्विच का बटन एक बार फिर से प्रेस कर देती है जिससे अब डिम लाइट ऑफ हो चुकी थी और सारी दीवारों से फोटोज गायब हो चुकी थी। अब बस वहां पर पहले की तरह ही दीवारें दिख रही थी जिन पर कुछ नहीं था और रूम की लाइट भी जल चुकी थी। अक्षरा बिना अग्नि की ओर देखे कहती है अब आपको घर जाना चाहिए मिस्टर किलर। अग्नि जैसे ही ये सुनता है और गुस्से से अक्षरा को पकड़कर वॉल से टीका देता है और उसके चेहरे के बेहद करीब आकर गुस्से से कहता है चेरी जो पूछा है उसका जवाब दो, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अक्षरा ये सुनकर गुस्से से अग्नि के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धक्का देती हुई चिल्लाते हुए कहती है क्या जवाब दूं मैं ये कि अब नहीं रहे मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में, मर गए थे वो जब मैं 6 साल की था और मेरी दी उस वक्त बस 7 साल की थी। क्या बताऊं मैं, वो बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। कहते हुए अक्षरा रोने लगती है। अग्नि जब ये सुनता है तो उसे भी बहुत हर्ट होता है और फिर वो अक्षरा की ओर देखता है जो अब पैनिक करने लगी थी। अग्नि ये देखकर अक्षरा के पास आता है और उसे उसके कंधों से पकड़कर कहता है चेरी रिलैक्स चेरी, टेक ए डीप ब्रेथ। लेकिन अक्षरा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। अग्नि जब ये देखता है तो उसके दिल में अलग ही बेचैनी होने लगती है। वो ना आँख देखता है ना ताव देखता है, बिना सोचे समझे अक्षरा के होठों पर अपने होठ रख देता है जिससे अक्षरा की आंखें बंद हो जाती है और अग्नि उसके होठों पर अपने होठों रखकर उसे रिलैक्स फील करवाने लगता है। तकरीबन 10 मिनट बाद भी अग्नि अक्षरा के होठों को नहीं छोड़ता बल्कि वो अक्षरा के होठों को अपने होठों के बीच लेकर उन्हें सक करने लगता है। उसे खुद नहीं पता चला कि कब वो अक्षरा को डीप किस करने लगता है। वो कभी उसके अपर लिप को सक करता तो कभी उसके लोअर लिप को किस करता। अक्षरा जब अपनी सेंस में आती है तो वो अपनी आंखें बड़ी करती हुई अग्नि को देखने लगती है जो अपनी आंखें बंद किए हुए उसे किस करने में मगन था। ये देखकर अक्षरा अग्नि के सीने पर अपने हाथ चलाने लगती है जो अग्नि को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अक्षरा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में भरकर उसके सिर एक ऊपर करके दीवार से पिन कर देता है और फिर उसके होठों को चबाने लगता है। वो अक्षरा के होठों को छोड़ने को तैयार ही नहीं था, वो उन्हें ऐसे चूम रहा था जैसे उसे अपनी कोई फेवरेट कैंडी मिल गई हो। इधर अक्षरा उससे छुटने के लिए अब अपने हाथ भी नहीं चला पा रही थी। लगभग 25 मिनट से ऊपर हो गया था मगर अग्नि था कि अक्षरा के होठों को खाए ही जा रहा था। तभी अक्षरा के रूम का डोर खुलता है और अक्षी जैसे ही सामने देखती है उसकी आंखों में खून उतर आता है और वो जल्दी से अंदर जाकर अग्नि को टांग पर अपने हाथ मारकर कहती है गंदे अंकल छोड़ो मेरी माची को मत खाओ। अग्नि जब अक्षी की आवाज़ सुनता है तो वो झट से अक्षरा के होठों को छोड़ देता है और उससे थोड़ा दूर होकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है। अक्षरा भी अपनी नमी भरी आंखों से उसे देखती है और अपनी बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल करने लगती है और अक्षी अग्नि और अक्षरा के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और अपनी कमर पर हाथ रखकर अग्नि को घूरते हुए कहती है आप मेरी माची को क्यों खा रहे थे। अग्नि ये सुनकर अक्षरा की तरफ देखता है और एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है बिकॉज योर मासी इज सो टेस्टी लिटिल कैट, कहते हुए अपने होठों पर अपनी जीभ फेर देता है। अक्षरा ये देखकर अपनी आंखें छोटी कर अग्नि को घूरने लगती है और अक्षी गुस्से से अग्नि की तरफ अपनी फिंगर करके कहती है आज के बाद मेरी माची के करीब भी दिखे तो केस ठोक दूंगी आप पर, फिर टेस्ट करते रहना जेल में पुलिस वाली आंटी को। अग्नि जैसे ही ये सुनता है वो अक्षी से कहता है तुम पिद्दी से मुझ पर केस करोगी, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मासी से अकेले में कुछ बात करनी है। अक्षी लेकिन मेरी मासी को आपसे कोई बात नहीं करनी। अग्नि एक नज़र उसे देखता है और फिर टेबल पर रखा हुआ अक्षरा का फ़ोन उठाता है जिस पर कोई लॉक नहीं लगा हुआ था और उसके फ़ोन से अपना नंबर डायल कर देता है और फिर अक्षरा की ओर देखकर कहता है अपना नंबर सेव कर दिया है मैंने मिस्टर किलर के नाम से, कॉल करूंगा, कल मिलने आ जाना, लोकेशन भेज दूंगा। कहते हुए अग्नि बालकनी की तरफ जाने लगता है मगर फिर अक्षरा की ओर देखता है और फिर अक्षी को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरता हुआ अक्षरा के रूम के दरवाजे की ओर से बाहर जाता है और फिर नीचे चला जाता है। उसे जाते हुए बस अहाना ही देख पाती है और तो बाकी रूम में सो गए थे जो गेस्ट आज शादी तक रुके हैं। अहाना जब उसे जाते हुए देखती है तो एक नज़र अक्षरा के रूम की ओर देखती है और फिर कुछ सोचकर अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद अक्षी अक्षरा से कहती है माची आप अब फिक्र मत करो, मैं उन गंदे अंकल को आपके बिल्कुल पास नहीं आने दूंगी।
अक्षरा ये सुनकर अक्षी को गोद में उठा लेती है और फिर उसे बेड पर लिटाकर खुद भी उसके साइड में लेट जाती है और उसे थपकी देकर सुलाने लगती है। अक्षी तो कुछ देर बाद ही सो जाती है, लेकिन अक्षरा की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने मन में अग्नि को बहुत गालियां दे चुकी थी। आखिर आज अग्नि ने उसकी फर्स्ट किस जो चुरा ली थी। इधर अग्नि अब कार में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपनी आंखें बंद किए हुए सीट से अपना सिर टिकाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। अक्षरा को किस करने के बाद उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग ने जन्म ले लिया था। वो अक्षरा से दूर नहीं होना चाहता था, मगर अक्षी के आने से उसे उससे दूर होना पड़ा। वो अपनी आंखें खोलकर अक्षरा के रूम की बालकनी की ओर देखकर अपनी जुनून भरी आवाज में कहता है, चेरी वेट फॉर मी, आई विल मेक यू माइन। कहकर कार स्टार्ट कर देता है और चौहान मैंशन की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद अग्नि घर पहुंचता है और घर के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अपने रूम की ओर जाने लगता है, कुछ सोचकर अपने कदम ध्रुव के रूम की ओर बढ़ा लेता है और उसके रूम का दरवाजा खोलकर डायरेक्ट उसके रूम में चला जाता है तो देखता है कि ध्रुव इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड कर रहा है। ध्रुव जब अग्नि को देखता है तो अपने हाथ से 5 मिनट रुकने का इशारा करता है। ये देखकर अग्नि उसके सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है और उसकी मीटिंग खत्म होने का वेट करने लगता है। लगभग 5 मिनट बाद ध्रुव की मीटिंग खत्म हो जाती है। ध्रुव लैपटॉप को बंद करके साइड में रखता है और अग्नि की तरफ देखकर कहता है, कुछ बात करनी है। अग्नि उसकी तरफ देखकर कहता है, भाई आपको पता है अक्षरा और अहाना भाभी विराज अंकल और अवनी आंटी की बेटियां हैं। ध्रुव ये सुनकर बिल्कुल हैरान नहीं होता, बल्कि वो बहुत ही शांत स्वभाव से कहता है, हाँ पता है, तभी तो अहाना से शादी करना चाहता हूँ। आखिर मेरा बचपन का प्यार जो मुझे मिल गया है। अग्नि हैरान होकर कहता है, आपको पता था कब से और मुझे क्यों नहीं बताया। ध्रुव जब अहाना के साथ वन नाइट स्टैंड किया था उसके अगले दिन ही मुझे उसके बारे में पता चल चुका था, इसीलिए मैं अब उसके पीछे पागल हूँ। और तुम्हें क्या बताता, अक्षरा कौन सा तुम्हारा बचपन का प्यार थी, उल्टा तुम तो उसे चिढ़ाते रहते थे और उस पर गुस्सा करते थे, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। अग्नि इस बात को पलट कर कहता है, आपको पता है अंकल आंटी अब इस दुनिया में नहीं है। ध्रुव ये सुनकर हाँ में गर्दन हिला देता है। ये देखकर अग्नि ध्रुव को अपनी सर्द निगाहों से देखने लगता है।